कच्छ और सौराष्ट्र के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा जाता है, तो वहां पर फार्मर्स लोग 5x5 के हिसाब से करते हैं। जब हम क्लोज करते हैं तो सनस्ट्रोक नहीं लगता है, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन वही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा टेम्परेचर के बारे में मनोज सिंह जी आपने पूछा था कल कि 15 डिग्री का टेम्परेचर कम रहता है पंजाब में, मैक्सिमम 48 डिग्री रहता है। तो टेम्परेचर वाली स्लाइड मैंने बताई थी कि आपको शुरुआत में अगर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है तो प्लांट मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसको सर्वाइव कराना मुश्किल हो जाता है अगर 40 के ऊपर टेम्परेचर रह रहा है, और अगर 15 के कम डिग्री कम टेम्परेचर रह रहा है तो ग्रोथ ही नहीं आती है। तो आपको एक प्लांटिंग का पीरियड के हिसाब से टेम्परेचर देखना चाहिए, और 90 टू 150 के बीच में जब 25 से 30 के बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो सबसे अच्छा ग्रोथ आता है। तो आपको अपना ये दो पीरियड को देखना चाहिए। और थर्ड, जब हार्वेस्टिंग हो रही हो तब टेम्परेचर बहुत लो ना हो, 20 से कम ना चला जाए। अगर हार्वेस्टिंग पीरियड में टेम्परेचर 20 और 20 से कम अगर हो रहा है तो आपका फ्रूट बंच पकने के मतलब राइपनिंग के चांस हो जाते हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब, इन सब बातों को ध्यान में रख के आप अपना प्लांटिंग पीरियड तय करिए। दूसरा, ड्रिप इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग बनाना। बनाना में अगर आप ड्रिप इरिगेशन नहीं करते हैं तो 30% जितना आपका प्रोडक्शन कम आता है। शांति किरण जी ने पूछा था, तो आपको ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए, वो भी डबल डबल नली वाला करना चाहिए। दोनों साइड पर अपनी ड्रिप की नली होनी चाहिए, और इनलाइन करना चाहिए। इनलाइन विद 1 से 1.25 फुट के अंतर वाला जो ड्रिपर आता है वो हमें लेना चाहिए, और अराउंड ड्रिपर की कैपेसिटी अराउंड 4 लीटर्स पर आवर की होनी चाहिए। वाई गो फॉर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंस्टेड वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। अभी क्या है, मैं इस फील्ड के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने के लिए ही आया था। मुझे लास्ट 20 साल हो गए देखते हुए। अभी भी ऑर्गेनिक का मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है, मींस के ऑर्गेनिक फार्मर्स को एक्स्ट्रा कोई भी रेट मिलता नहीं है। आप ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। हमने ये सब्जेक्ट इसका प्रॉफिटेबल फार्मिंग इसलिए रखा है, अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक, कोई कोई उसमें दो राय नहीं है कि ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है। प्रोडक्शन जब डाउन हो जाता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। सेकंड, ऑर्गेनिक करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें खुद बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रिपरेशन खुद करने पड़ते हैं। उसके लिए एक पीरियड ऐसा था कि लेबर अवेलेबल नहीं थे। अगर आपके पास लेबर अवेलेबल है और आपको क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक केला मार्केट में रखो और या इनऑर्गेनिक रखो, तो कोई आपको एक्स्ट्रा रेट नहीं दे रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा रेट मिल रहा है, आपके पास में लेबर है सब काम करने के लिए, तो आप ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। ऑर्गेनिक की तरफ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% ऑर्गेनिक इज इजीली पॉसिबल। डोंट वरी, क्रॉप फेलियर नहीं होगा, खाली प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन आएगा। अभी भी मैंने ये मेरे मोबाइल में जो ग्रुप का था वो क्वेश्चन पूरे हो गए। अभी मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ। रूपेन जी पूछ रहे हैं व्हाट साइज ऑफ बनाना टिश्यू कल्चर वायबल फॉर एयर कार्गो। एयर कार्गो से अगर आप भेज रहे हो तो वो नॉर्मली उसकी पैकेजिंग थर्मोकोल बॉक्स के अंदर की जाती है। छोटे प्लांट्स अराउंड 6-7 इंच के, अराउंड 5-7 लीव्स वाले प्लांट होते हैं, वो आराम से आप एयर कार्गो से भेज सकते हो। साइज की बजाय उसकी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो पैकेजिंग आपको थर्मोकोल के बॉक्स में, जिसमें नॉर्मली फिशेस की, मछलियों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वही वाले बॉक्स यूज किए जाते हैं बनाना के लिए भी। उसके अंदर प्लांट्स अच्छी तरह रखे जाते हैं और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आराम से एयर कार्गो में प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे हमारे गुजरात में जो टिश्यू कल्चर कंपनी वाले हैं, और जब वो वेस्ट बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स बेचते हैं तो वो एयर कार्गो से ही बेचते हैं। Sir, how much difference in output we get completely organic with the same nutrients suggested by you? Sir, मैंने ऐसा कोई ट्रायल नहीं किया है, लेकिन आपका जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपका आउटपुट आराम से 35-40 केजी पर आ सकता है, मिनिमम 30 केजी आ सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20-22 केजी। डिपेंड कि आपकी जमीन कितनी तैयार है ऑर्गेनिक के लिए, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ तुरंत ऑर्गेनिक पे जाने से नहीं होता। ऑर्गेनिक इज अ प्रोसेस। मतलब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करने के लिए भी आपको 3 साल तक कंटिन्यूस ऑर्गेनिक करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके भी नॉर्म्स रहते हैं, तो वो आपको वो सब ध्यान में रख के करना है। लेकिन मेरा बात ये है कि ऑर्गेनिक करने से पहले आप ऑर्गेनिक, अगर आपको मार्केट मिल रहा है तो आप ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जाइए। इंटरेस्टेड इन नेचुरल बनाना राइपनिंग मेथड, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है।
क्योंकि नॉर्मली मैं बनाना कोई भी क्रॉप होता है उसमें सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग की ज्यादा बात करता हूँ, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन दो मेथड्स हैं। पहले जो एक मेथड चला करता था वो मेथड था कि उसके अंदर ईथरल के अंदर डिप करने के बाद में उसको बर्फ के ऊपर रख के केले को पकाया जाता था। वो बहुत बहुत हार्मफुल था और उसको भी बैन भी कर दिया गया है। अभी जितने भी राइपनिंग चैम्बर्स होते हैं उसके अंदर उसको राइपनिंग किया जाता है और उसको इथिलीन गैस से किया जाता है, वो कम हार्मफुल रहता है। तो ये इथिलीन गैस वाला अभी मोस्टली सब जगह पे चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे गाँव के अंदर आज भी इथरल इथरल जो वो रहता है वो यूज करके डिप करके किया जाता है, वो हार्मफुल कहा जाता है। वैभव जी पूछ रहे हैं खातर कयू सारू हमना आपवानु होय तो हजू रुपया ने 1.5 महीना थया छे। वैभव जी मैं आपको अपना जो मैं शेड्यूल रिकमेंड करता हूँ वो आप सब लोगों के साथ में ये वेबिनार खत्म होने के बाद में शेयर कर दूंगा, उसकी आप चिंता मत करिए। वो आपको शेड्यूल के हिसाब से मिल जाएगा। साथ में आप अपना जो करंट प्लांट है उसके फोटोग्राफ भेज सकते हैं और आपने अभी तक क्या दिया है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ये किया है, ये नहीं किया, तो आप ये कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट करो सर, पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। न्यू तो मैं सब कवर कर दूंगा, डोंट वरी। बनाना के लिए सबसे अच्छा मार्केट कहाँ मिलेगा? बनाना के लिए सबसे अच्छा मार्केट आपके जितना नजदीक होगा उतना अच्छा रहेगा। बनाना एक हाई वैल्यू क्रॉप नहीं है कि आप बहुत दूर दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके अपने नॉर्म्स रहते हैं। तो उस तरह से आप शिवम जी कर सकते हैं। इंडिया में कर रहे हैं तो बड़ी अगर आपका ट्रक लोड होता है तो ट्रेडर्स लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जैसे मैं गुजरात से हूँ तो हमारा सूरत का जो केला है वो दिल्ली भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाता है, जयपुर जाता है, इवन पंजाब में गाड़ियां जाती हैं। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन वो पूरा ट्रक लोड होता है तो वो पॉसिबल रहता है। अभी अपने रिकैप देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, मैं अभी ये चैट बॉक्स वाला विंडो बंद कर रहा हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं लास्ट में सब कुछ लूंगा अपना सेशन पूरा करने के बाद में। अभी मैं रिकैप ले लेता हूँ हमने क्या क्या कल देखा। कल हमने देखा कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए क्या क्या रहती है। कल अपन ने वो देख लिया, उस पर सॉइल वाटर टेम्परेचर के बारे में बात की हमने। तो सॉइल का जो पीएच होना चाहिए 4.5 से 8.5 के बीच में चलता है, लेकिन आइडियल 5.8 से 7.5 होता है। टीडीएस 800 पीपीएम तक होना चाहिए। सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, नदी के किनारे वाली सॉइल सबसे अच्छी सॉइल होती है। पानी भी इस तरह से होना चाहिए, पानी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में है, टीडीएस 600 पीपीएम तक का है। टेम्परेचर के बारे में कल 2 बार स्लाइड ली थी, वापस एक बार आप इसको देख सकते हैं कि सबसे अच्छा टेम्परेचर जो होता है कौन से स्टेज में हम लगा रहे हैं और क्या है वो हमें देखना रहता है। कि 20 डिग्री में राइपनिंग शुरू हो जाती है, 27 से 28 में ड्राई मैटर का अक्यूमुलेशन होता है, नया पत्ता 30 डिग्री के आसपास आता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 15 to 38 होता है, 39 के अबाव बर्निंग हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। इसके नीचे और उसके ऊपर में तो केला करना बहुत मुश्किल है। फिर हमने देखा कि प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए। प्लांटिंग डिस्टेंस अगर आपके वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो 5x5 के हिसाब से रख सकते हैं। अगर गर्मी नहीं है तो अच्छी के लिए 5x7, 6x6, 8x4.5 ये सब कर सकते हैं ग्रैंड लाइन वैरायटी के लिए। आप अगर दूसरा कैवेंडिश या अदरापुरी कर रहे हैं तो 6x4 इज गुड। प्री प्लांटिंग के प्लानिंग के बारे में मैंने बोला था कि ये सब चीजें करनी चाहिए कि हमें कौन सा प्लांट लेना है, सकर लेना है कि टिश्यू लेना है, लैंड प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, गर्मी में कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए और ठंड में कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। सोइंग के लिए हमें खड्डा करना चाहिए, खड्डे अगर हम सोइंग खड्डे के अंदर क्या डालना चाहिए वो हमने देख लिया। कंपोस्ट 500 ग्राम डीएपी डालना चाहिए, वैम डालना चाहिए, फंगिसाइड देना चाहिए, कंटिन्यूसली हमें फर्टिलाइजर देने चाहिए। 3 बार अगर अपने फर्टिलाइजर देते हैं मतलब ये 21 डेज 7 to 21 डेज की केला है, 3 बार लगातार हमें ड्रेंचिंग करना चाहिए। तो जीन जीन अपना दिखना शुरू हो जाता है, जीन एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। तो वो पहली ड्रेंचिंग अपने मतलब वो ड्रेंचिंग का वो सबका मैं चार्ट दे दूंगा आपको। मॉनसून में क्या केयर रखनी चाहिए, मेजर वाटर लॉगिंग ना हो जाए। वाटर लॉगिंग होती है तो पानी को जाने की स्थिति आ जाए। अगर आप ब्लैक सॉइल में कर रहे हैं और वाटर लॉगिंग आती है तो बहुत तकलीफ पड़ जाती है। तो वापसा कंडीशन जल्दी आना चाहिए, रेगुलर वीडिंग होना चाहिए, आल्गी जो लील होता है वो रिमूव करते रहना चाहिए। 45 डेज का ये केला है। फिर हमने देखा कि मानसून के बाद में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए।
इसके अंदर पानी तुरंत शुरू कर देना चाहिए, रूट्स डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इंटर कल्टीवेशन करना चाहिए एरिएशन के लिए। ग्रेन्युलेटेड फर्टिलाइजर्स अगर दे रहे हैं तो दूर रहना चाहिए। अगर हम बेड बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं, अर्थिंग अप कर रहे हैं, पाड़ा बना रहे हैं, तो देखो कि फर्टिलाइजर ना लग जाए। 90 डेज की केला। फिर पोस्ट मानसून और प्री विंटर में हमें क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है। अगर आपने 90 टू 150 अगर आपने जून में प्लांटेशन किया है तो ये 90 टू 150 डेज का पीरियड यही रहता है। तो इस समय मैक्सिमम फर्टिलाइजर दीजिए, सबसे अच्छा ग्रोथ दीजिए, सबसे मोस्ट क्रूशियल पीरियड रहता है। ये मैंने सिम्टम्स बताए थे कि अच्छे हेल्दी केले के लिए क्या होता है कि नया पत्ता हमेशा पुराने पत्ते से बड़ा होना चाहिए, इंटरनेट लेंथ अच्छा होना चाहिए दो पत्तों के बीच में, सभी पत्ते स्टेम, सूडो स्टेम बोलते हैं, उसके साथ जुड़े होने चाहिए। मेन मदर शूट के बाजू में से चाइल्ड आने शुरू हो जाने चाहिए। सूडो स्टेम जो है वो ब्लैक हो जाना चाहिए और लोअर लीव्स भी ग्रीन होने चाहिए। अराउंड 12 से 15 पत्ते एकदम हेल्दी ग्रीन दिखने चाहिए। 150 डेज में आपने ये बताया था, ये फोटो है उसका। ठंड के टाइम पर हमें फर्टिलाइजर का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम चला जाता है तो ड्रिप के साथ साथ हमें ऊपर से ही फर्टिलाइजर देना चाहिए। उस समय यूरिया फर्टिलाइजर अवॉइड करना चाहिए, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट वो सब देना चाहिए। अगर टेम्परेचर 12 डिग्री से कम चला जाता है तो हमें ह्यूमिक एसिड, बोरॉन, सल्फर वो सब देते रहना चाहिए। ठंड शुरू होते ही या शुरू होने से 10 दिन पहले हमें सिकाटोका का प्रिवेंटिव स्प्रे ले लेना चाहिए। पोलियो फीडिंग के बारे में देखा था, उसका इंपॉर्टेंस देखा था, क्यों करना चाहिए वो हमने देखा था। गर्मी में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए वो अपने देखा था कि यूरिया फर्टिलाइजर दे सकते हैं। क्रैकिंग हो रही हो, जमीन अगर आपकी काली है, अगर क्रैक हो रहा है, भरोटा हमें गुजराती में बोलते हैं, भरोटा फाटे, तो आपको लूज वाटर देना चाहिए, छूटा पानी आपको चाहिए। फिर कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए ताकि सूडो स्टेम टूट ना जाए, केला टूट ना जाए। और रटून क्रॉप रख सकते हैं आप उस समय। रटून क्रॉप का स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है अगर गर्मी में रखते हैं तो। फिर हमने देखा था फर्टिलाइजर के रिकमेंडेशंस कैसी होनी चाहिए, वो सब अपने रिकमेंडेशंस के बारे में देखा हमने। टाइमिंग के बारे में देखा, फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, ये अलग अलग स्टेजेस पे कौन सा फर्टिलाइजर कौन सी जगह पर काम होता है वो हमने देखा था। टोटल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो हमने देखी, जिसमें देखा कि पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन आता है और सल्फर आता है, फिर फॉस्फोरस और वो सब फर्टिलाइजर्स आते हैं। फिर ये हमने देखा कि कौन सा न्यूट्रिएंट के लिए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर हमने देखा कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कौन से स्टेज पे रहती है, उसके वो जो देखा उसके हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है। फिर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कौन से सीक्वेंस में होता है कि भाई सबसे पहले बोरॉन एब्जॉर्ब होता है, फिर सिलिकॉन होता है, एक एक करके कौन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, तो कौन से न्यूट्रिएंट्स पहले देना चाहिए, दूसरे देने चाहिए, उसका आइडिया आ जाता है। फिर हमने देखा कि कौन सी न्यूट्रिएंट कौन सी क्वांटिटी में जाता है, जो अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि पोटेशियम सबसे ज्यादा चाहिए, फिर नाइट्रोजन चाहिए, फिर कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस तरह से आता है। फिर हमने देखा ये वाटर मैनेजमेंट देखा कि कौन से टाइम पर आपका प्लांटिंग किया तो आपको कितने लीटर्स पर डे आपको देना चाहिए, कितने घंटे आपको ड्रिप चलानी चाहिए। फिर हमने देखा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, वो सब हमने देखे कल। हमने हर एक न्यूट्रिएंट्स का रोल देखा कि क्या क्या किसका रोल रहता है और उसकी डेफिशिएंसी कौन सी होती है और कौन सा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है उस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए। ये फास्फोरस का है, पोटेशियम का है। पोटेशियम का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है केले के अंदर, इसलिए उसके बारे में हमने कुछ ज्यादा देखा। दूसरा इंपॉर्टेंस हमने देखा था कि कैल्शियम, अपना पोटेशियम नाइट्रोजन रेशियो का भी हमने देखा था कि क्यों उसका इंपॉर्टेंस है। हमेशा पोटेशियम के साथ नाइट्रोजन देना चाहिए और नाइट्रोजन के साथ हमेशा पोटेशियम देना चाहिए ताकि दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। शुरू में पोटेशियम नाइट्रोजन रेशियो बड़ा होता है, 2:1 से शुरू होता है, जो 1:4, 1:5 तक जाता है एंड में। मैग्नीशियम के फर्टिलाइजर्स, सल्फर के फर्टिलाइजर्स, हमने कल सारे ये सब फर्टिलाइजर्स कल देख लिए हमने। और एक बात और देखी कि कभी भी केले के अंदर सिर्फ बोरॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, बोरॉन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी दोनों साथ में होती है, उनके सिम्टम्स भी देखे। इसलिए हमेशा जब भी एक डेफिशिएंसी दिखाई दे तो
बोरॉन और कैल्शियम को दोनों को साथ में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा, कैल्शियम और बोरॉन को अगर हम ऊपर से देते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अगर कैल्शियम नाइट्रेट देना तो नीचे से दीजिए। एमिनो एसिड बेस जो आता है कैल्बोर, वो आप नीचे से देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। सिलिकॉन का रोल देखा हमने, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चार्ट देखा, चार्ट को डिस्कस किया कि भाई मैच्योर लीफ, नीचे वाले जो लीव्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, पोटेशियम की दिखाई देती है। लेकिन यंग लीव्स, नए लीव्स के अंदर आयरन, सल्फर, जिंक, मैंगनीज की दिखाई देती है। तो पीलापन होता है तो अगर पुराने लीव्स में तो नाइट्रोजन, सल्फर होता है, और अगर बीच बीच में होता है तो मैग्नीशियम, मैंगनीज होता है। उसी तरह से पीलापन अगर हमको नए लीव्स में दिखाई देता है तो आयरन और सल्फर का होता है, और अगर धब्बे दिखाई दे रहे हैं नए लीव्स में तो जिंक और मैंगनीज होता है। लॉ ऑफ मिनिमम हमने देखा कल। हाँ, यहां तक हमने कल देखा था कि हमें इतनी सब चीजों की जरूरत रहती है एक साथ में अच्छा अच्छा फार्मिंग करने के लिए। तो एक भी न्यूट्रिएंट कम रहता है, पानी कम अगर पड़ रहा है, लाइट कम हो रही है, और कोई भी न्यूट्रिएंट आप कम दे रहे हो, सॉइल की कंडीशन बराबर नहीं है, तो आपको कभी भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल सकता है। तो हर न्यूट्रिएंट को उसके बैलेंस के हिसाब से हमें देना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि सिनर्जिज्म मतलब कि कौन सा फर्टिलाइजर कौन से के साथ में देना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन जब दे रहे हैं तो उसके साथ में मैग्नीशियम देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब भी मैग्नीशियम दे रहे हो हमेशा उसके साथ में फास्फोरस दो। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में MAP, DAP, या फिर अपना MKP, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, या हमारा पॉलीफॉस्फेट आता है वो दीजिए। साथ में देने से हमेशा फायदा होता है। मोलिब्डेनम के साथ में, मोलिब्डेनम का हमने जैसे देखा था कि वो बहुत सारी चीजें, वो नाइट्रोजन की बहुत सारे रिएक्शन में मदद करता है। तो मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन हमेशा साथ में दीजिए। पोटेशियम के साथ में मैंगनीज आयन दे सकते हैं। सल्फर जब भी दे रहे हैं, सल्फर और नाइट्रोजन एकदम साथ साथ में जलते हैं। सल्फर के साथ हमेशा नाइट्रोजन देना चाहिए, सल्फर के साथ पोटेशियम दे सकते हैं। और वैसे भी पोटेशियम सल्फेट आता है, कॉपर सल्फेट आता है, वो साथ में आ ही जाता है। लेकिन सल्फर आप जब भी दे रहे हो तो उसके साथ में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर यूरिया दीजिए। अमोनियम सल्फेट में तो आ ही जाता है। सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ सल्फर दे रहे हैं तो उस नाइट्रोजन साथ में पक्का दीजिए। कौन कौन से फर्टिलाइजर हमें साथ में अवॉइड करने चाहिए? पोटेशियम के साथ में कभी भी बोरॉन नहीं देना चाहिए। अगर आप 13045 दे रहे हो, MOP दे रहे हो, कभी बोरॉन साथ में यूज मत करिए। मैग्नीशियम के साथ में कभी भी पोटेशियम यूज मत करिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देगा, आपको मजा नहीं आएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा उसके अंदर, और वो अच्छा रिएक्शन नहीं रहता है। मोलिब्डेनम के साथ कभी कॉपर मत दीजिए। कॉपर के साथ में मैंगनीज आयन मत दीजिए, लेकिन ये सल्फेट फॉर्म में आता है तो कोई चिंता नहीं है। फॉस्फोरस के साथ में कोई भी फर्टिलाइजर नॉर्मली चलता नहीं है, आप देखेंगे। फॉस्फोरस के साथ सिर्फ मैग्नीशियम अच्छा रहता है, जिंक है, पोटेशियम है, कॉपर है, कैल्शियम है। मतलब ये पोटेशियम को, पोटेशियम मोनो पोटेशियम फॉस्फेट नहीं, मतलब अगर आज आपका आज अगर आप फॉस्फोरस दे रहे हैं तो 2-3 दिन के बाद में पोटेशियम का फर्टिलाइजर दीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट मत दीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट को कभी मत दीजिए, कभी भी मत दीजिए। जिंक के साथ आयन नहीं चलता है, बोरॉन के साथ में पोटेशियम नहीं चलता है, आयन के साथ फॉस्फोरस नहीं चलता है, नाइट्रोजन के साथ में पोटेशियम, कॉपर, बोरॉन नहीं चलता है, कैल्शियम के साथ कुछ नहीं चलता है। कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं। ये जो भी हमने देखा उसको मैं एक छोटे से ट्राइंगल के फॉर्म में भी बनाता हूं, मतलब वो भी देखते हैं पहले। ये ट्राइंगल है, ये 3 कोने हैं ट्राइंगल के। एक कोने में कैल्शियम है, एक कोने में फॉस्फोरस है, एक में माइक्रोन्यूट्रिएंट है। कैल्शियम को अगर हम गिनते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट को गिनते हैं तो सल्फेट बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट, और फॉस्फोरस को अपने कोई भी स्वरूप में आता है। लेकिन अगर आप EDDA स्वरूप में दे रहे हैं, EDDA फॉर्म में अगर आप दे रहे हैं, तो आप कैल्शियम EDDA साथ में दे सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी EDDA के फॉर्म में दे सकते हैं फॉस्फोरस के साथ में। लेकिन अगर आप जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। दूसरा, कैसे याद रखेंगे कौन सा फर्टिलाइजर साथ में यूज करना है, कौन सा नहीं करना है? फर्टिलाइजर की 2-3 कैटेगरी हैं, मतलब उनका जो दूसरा नाम रहता है, सेकंड नेम, वो जो साथ में रहता है तो हम साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉस्फेट है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट 1261 को मोनो अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, 05234 को MKP मोनो पोटेशियम फॉस्फेट बोलते हैं। आप उन दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। नाइट्रेट्स अलग अलग होते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट 13045, उनको आप साथ में यूज कर सकते हो। सल्फेट जितने भी होते हैं, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट,
कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, इन सबको आप साथ में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा फॉस्फेट के साथ में आप EDTA वाले चिलेटेड कैल्शियम EDTA यूज कर सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट को भी EDTA आधारित माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ आप यूज कर सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये एक नॉर्मली ग्रीन हाउसेस के अंदर टैंक सिस्टम रहती है, लेकिन अपने जब भी यूज कर रहे हैं तो इतने सब फर्टिलाइजर हम साथ में यूज कर सकते हैं। अभी ये अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट तो वैसे बाजार में मिलता नहीं है, एक्सप्लोजिव है, लेकिन आप अमोनियम नाइट्रेट के साथ में मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और एफी एडा भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कल बताया था, अगर एसिडिक जमीन है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप ड्रिप के थ्रू एफी एडा दे सकते हो। ये सारे नाइट्रोजन हो गए, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो सारे अल्कलाइन होते हैं, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। जितने भी क्या बोलते फॉस्फेट्स होते हैं वो एसिडिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट्स और फॉस्फेट्स को आप साथ में यूज कर सकते हो। आप ये भी देख रहे हो कि मैग्नीशियम सल्फेट साथ में दिया जा सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम को पोटैश फॉस्फोरस के साथ बहुत अच्छा बनता है, इसलिए आप दोनों साथ में यूज कर सकते हो। फिर हमारे अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये हमारे 3 एसिड्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत यूज करिए। इन तीनों से आप ड्रिप भी साफ कर सकते हो, ड्रिप साफ और इनको स्टेज के हिसाब से यूज करिए। अगर हम शुरू के स्टेज में हैं तो फॉस्फोरिक एसिड यूज करिए, मिड स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में है तो आप नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, और जब ठंड का टाइम है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से माइक्रो एसिड सॉल्यूशन कहा जाता है। ये जितने भी सल्फेट रहते हैं वो भी एसिडिक, वो भी क्या बोलते हैं, एसिडिक स्वरूप के रहते हैं। तो आप वैसे भी जो बाजार में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है वो इन सब का कॉम्बिनेशन ही होता है, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट का। इन सबको आप साथ में यूज कर सकते हो, ऑलरेडी अपने यूज कर भी रहे हैं साथ में, जो हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करते हैं उसमें। अभी ये वापस से लिखित फॉर्म में, मतलब कि कौन से स्टेज में हमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। अगर हम प्लांटेशन से पहले यूज कर रहे हैं, बेसल डोज में यूज कर रहे हैं, तो हमें मेनली कार्बन और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। दोनों ग्रेन्युलेटेड फॉर्म, ऑर्गेनिक मैन्योर पाउडर के फॉर्म में आता है, वो यूज कर सकते हैं। ग्रेन्युलेटेड फॉर्म के अंदर हम फॉस्फोरस यूज कर सकते हैं, जैसे कि एसएसपी है, डीएपी है, वो दोनों। एक बार प्लांट सेटल हो जाता है, नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, रूट्स बन रहे हैं, तब आप नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन यूज कर सकते हैं, सल्फर यूज कर सकते हैं। 15 से 20 दिन का प्लांट हो गया है, 15 से 20 दिन का प्लांट होते ही आप माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं और मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं। अगर बरसात का टाइम है, आपको इतना देखना है कि बरसात बहुत हैवी ना हो रही हो। ये यूज कर लिया, उसके 7 दिन के बाद आप कैल्शियम यूज करते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ भी बन जाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी उसका अच्छा हो जाता है। हर 30 दिन में अपने केले के अंदर कम फॉस्फोरस और नाइट्रोजन शुरुआत के स्टेज में जाना चाहिए, अराउंड 90 से 120 दिन तक। फ्लावरिंग के टाइम पर आपको फॉस्फोरस का डोज एकदम हैवी रखना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, फॉस्फोरस ये तय करता है कि केले की संख्या कितनी आएगी। जो अपने फिंगर्स बोलते हैं, अपने फिंगर्स को डिसाइड करने का काम वो करता है। दूसरा, 90 टू 150 डेज के अंदर हमें सारे के सारे फर्टिलाइजर गुड क्वांटिटी में यूज करने चाहिए, तो हमारे हैंड्स, जिसको हम कातरा बोलते हैं गुजराती में, वो तय होते हैं। तो उस समय हमें फॉस्फोरस, पोटेशियम एकदम हाई रखना चाहिए। दूसरा, जैसे ही हमारा फर्स्ट बंच बाहर आता है, फर्स्ट बंच जब बाहर आता है, नॉर्मली अगर आपने टिश्यू कल्चर का प्लांट लगाया हुआ है तो उसके नियरली 15 से 30 दिन के अंदर आपका 80 टू 90% बंच बाहर आ जाते हैं। फर्स्ट बंच के बाहर आते ही आपको हाई पोटेशियम, हाई फॉस्फोरस यूज करना चाहिए, ताकि फॉस्फोरस के संख्या नक्की होती है, और पोटेशियम और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन से हमारे कितने हैंड्स आएंगे, कितने कातरा आएंगे, वो तय होता है। और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबको हम महीने में एक बार यूज करते रहिए, ताकि कोई डेफिशिएंसी ना दिखे। जब भी डेफिशिएंसी आती है उसकी सीधा इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन के ऊपर आता है। डेफिशिएंसी आने के बाद में, मैंने जो कल सब फोटोग्राफ दिखाए हैं, वो सब आने के बाद अगर आप यूज करते हैं तो ऑलरेडी आपके प्लांट को नुकसान हो चुका है। इसलिए आप हमेशा प्रिवेंटिव करिए, जो मैं शेड्यूल लास्ट में शेयर करूंगा, तो वो शेड्यूल को आप फॉलो करिए। नॉर्मली वो शेड्यूल जब हम फॉलो करते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो डेफिशिएंसी नहीं आती है। और हार्वेस्टिंग से पहले हमें हाई फॉस्फोरस, हाई पोटेशियम की जरूरत होती है, थोड़ा सा नाइट्रोजन देना होता है,
और कैल्शियम भी दे सकते हैं, साथ में बोरॉन भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो शेप अच्छी रहेगी। तो इससे टेस्ट भी अच्छा डेवलप हो जाता है, लेंथ भी अच्छी डेवलप होती है, वेट भी बहुत अच्छा बनता है। ये एक छोटा सा चार्ट है, सेल का सेल है। ये इसलिए मैंने दिखा रहा हूं कि हर तत्व कोई ना कोई काम सेल के अंदर कर रहा है, उसका कोई ना कोई जवाबदारी है। ये मैं दिखाकर आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी न्यूट्रिएंट को ऐसा मत समझिए कि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आप नाइट्रोजन आप देख रहे हो, और ये सेल के अलग अलग पार्ट हैं। सेल वॉल जो बन रही है वो कैल्शियम से बन रही है, ये पार्ट देख सकते हो। बाहर का वाला पार्ट नाइट्रोजन का है, अंदर वाला पार्ट फास्फोरस का है। तो सेल वॉल बनाने के अंदर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन का रोल रहता है। फिर ये अलग अलग जो क्या बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे प्लांट में रहते हैं उसके लिए जवाबदार है। तो ये बता रहा है कि आप किसी भी तत्व का इंपॉर्टेंस कम मत रखिए, हर एक की जरूरत रहती है, इसलिए दिखाया गया है ये। अभी क्या होता है कि कई बार हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो होगा। कई बार किसान क्या करते हैं कि 200 लीटर का ड्रम लेते हैं और एक बैग पूरी की पूरी डाल देते हैं। फिर वो लोग कई बार कंप्लेन करते हैं, यार ये मजा नहीं आ रहा, सॉल्युबिलिटी नहीं है। हाँ, मैं फर्टिलाइजर लाया हूँ, कंपनी ने अच्छा फर्टिलाइजर मुझे दिया है नहीं दिया मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये कुछ सॉल्युबिलिटी का चार्ट है, 0 डिग्री पर और 20 डिग्री पर है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि नॉर्मली टेम्परेचर 20 डिग्री तो होता नहीं, 25 डिग्री होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी चार्ट से अपने को आइडिया आ जाता है। जैसे आप ये आप 100 लीटर्स पानी के अंदर कितने किलो ये होगा उसके ऊपर है। अब देखेंगे कि आप सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम नाइट्रेट की हमको देखने को मिल रही है, 225 किलो पूरा का पूरा वाटर सॉल्युबल हो जाता है। यूरिया की भी बहुत अच्छी है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट की आती है। आप देखेंगे कि पोटेशियम सल्फेट 0050 हम जिसको कहते हैं, उसकी सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है और उसकी जरूरत नॉर्मली ठंड के टाइम होती है। इसलिए कई बार हम एसओपी लेकर आते हैं तो बोलते हैं यार अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है। एसओपी की सॉल्युबिलिटी खुद की बहुत कम है। अगर आप वो वापस से अच्छी कंपनी का नहीं लाएंगे तो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा। इसलिए उसको कई बार एक दिन पहले पानी में भिगो के रख देना चाहिए, या पानी को गर्म करते हैं तो अच्छा होता है। एसओपी का नॉर्मली जरूरत हमें लास्ट स्टेज में रहती है, केले के कटिंग से लास्ट 1 डेढ़ 2 महीने में इसको यूज करना चाहिए। अभी सॉइल का पीएच भी तय करता है कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर अपटेक होगा या फर्टिलाइजर अपटेक नहीं होगा। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि अपना आदर्श जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। आप ये देखोगे कि 6.5 से बीच और 7.5 के बीच में ज्यादातर जो फर्टिलाइजर रहते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये मेन फर्टिलाइजर है। ये 6.5 से 7.5 के बीच में आराम से अपटेक हो जाते हैं। ग्रीन वाला पार्ट है वो अपटेक कब होता है, जो मोलिब्डेनम है वो बहुत हाई अल्कलिन में होता है, लेकिन वो पीला वाला पार्ट है वो बता रहा है कि 6.5 से 7.5 में वो भी उसका भी अपटेक आराम से हो जाता है। और जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट टाइप के होते हैं उनको एसिडिक मीडियम चाहिए। इसलिए आप जब भी माइक्रोन्यूट्रिएंट दें तो वो खुद तो एसिडिक होते ही हैं, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत कोई एसिड देंगे, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसके साथ में आप देंगे, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप सल्फेट फॉर्म में दे रहे हैं तो साथ में सल्फ्यूरिक एसिड देने से उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसका अपटेक बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर अपने ये चार्ट देख रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो अपने ये देख रहे हैं कि नॉर्मली 20 से 25 डिग्री के बीच में ज्यादातर सब फर्टिलाइजर्स का अपटेक बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो टेम्परेचर अपने मेंटेन रहता है तो सबसे अच्छा रहता है। 24 से 33 के बीच में सबसे अच्छा अपटेक फर्टिलाइजर का रहता है। कल किसी ने पूछा था फ्रूट केक के बारे में, तो ये फ्रूट केक के बारे में जरा आप समझ लीजिए कि ये कैसे रहता है, हमारे गुजरात में जो कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब अपना फ्लावर जिसको अपना इनफ्लोरेसेंट फ्लावर भी बोलते हैं, ये जो अपना डोडा बोलते हैं, नीचे का जो पार्ट होता है रेड कलर का पार्ट जो होता है, वो जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली इमिडाक्लोरोपिड का इंजेक्शन ऊपर जो ऊपर वाला जो डोडा का पार्ट होता है, ये मैंने पार्ट दिखाया है यहाँ पर पॉइंट करके दिखाया है, जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है। इसको हम पेडेंकल या स्टॉक भी कहा जाता है, यहाँ पर उसको इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद में दो तरह से, और साथ में क्या होता है कि ये जो केले के
एज होता है उसके केले के बॉटम पर ब्राउन कलर का जो सूखा हुआ पार्ट होता है, ड्राई पार्ट होता है, उसको हाथ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद में बनाना को बंच को कवर कर दिया जाता है। कवर दो तरह से करते हैं, एक में सिर्फ सीधा ये ब्लू वाली थैली या फिर जो नॉन वोवन बैग की थैली चढ़ा दी जाती है और उसको ऊपर से बांधते हैं। लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का कर रहे हैं तो क्या किया जाता है, हर बंच के अंदर, जब वो देसाई कंपनी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करती थी तो वो हर बंच के अंदर भी व्हाइट कलर की थैली डालती थी। थैली अगर हम डालते हैं और ये जो इमिडाक्लोप्रिड का भी करते हैं तो एक भी दाग हमें देखने को नहीं मिलता है। और नीचे से जो थैली होती है वो हमेशा खुली रहती है ताकि हवा अंदर आ सके। ऊपर से ही थैली को बांधा जाता है, नीचे से थैली को बांधा नहीं जाता है। नीचे अगर थैली को बांधते हैं तो एरिएशन का प्रॉब्लम आ जाता है, तो केला काला हो सकता है गर्मी की वजह से, इसलिए नीचे से बांधा नहीं जाता है। और अपनी जो ये नॉन ओवन बैग होती है वो भी हम यूज कर सकते हैं, उसको 2 से 3 बार अपने यूज करते हैं कई लोग। ये जो प्लास्टिक वाली थैली रहती है वो एक ही बार आप यूज कर सकते हो। तो ये रहता है। और जब कटिंग भी उस तरह से होती है फ्रूट केयर के अंदर, ये किया जाता है कि पहले कटिंग करने के बाद में वहीं पर खड़े होकर उसको कंधे पे लेकर जाते हैं। कंधे पे गद्दी रखी जाती है, उसको कंधे से लेकर जो क्या बोलते हैं पैकिंग सेंटर होता है वहां लेके जाते हैं। और हर एक बंच को सिंगल सिंगल काट दिया जाता है। बंच का ट्रांसपोर्टेशन कभी भी नहीं होता है फ्रूट केयर के अंदर। अगर और उसको पहले क्लोरीन वाले पानी में भी उसको डाला जाता है। क्लोरीन वाले पानी के अंदर डिप करके कोई भी उसका जम्स है वो मर जाता है। फिर उसको सादे पानी के अंदर उसको डिप किया जाता है। सादे पानी के अंदर डिप करने के बाद में उसको क्रेट के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है अपना राइपनिंग चेम्बर में। ये हमारे यहाँ पर फ्रूट केयर के अंदर ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। अब अपने देखेंगे कि वेरियस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब कि क्या क्या नुकसान हमको देखने को मिलता है या नुकसान हो जाता है अलग अलग कारणों से। एक रहती है सैलिनिटी की वजह से, मतलब कि जब जमीन का पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा होता है तो उसकी जो धार होती है, पत्ते की धार होती है, वो सीधा जलनी शुरू हो जाती है। पूरी की पूरी धार जल रही होती है। कई बार हम देखते हैं कि धार धार थोड़ी सी जल रही है और आगे का पार्ट भी जल रहा है, तो वो पोटेशियम डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जब सैलिनिटी का प्रॉब्लम होता है तो कभी भी पत्ता आगे से नहीं जलता, ये वाला पार्ट में कभी जलता नहीं, सिर्फ धार ही उसकी जलती है। अगर ये होता है तो भी उसका प्रोडक्शन के ऊपर असर आता है। तो जब अगर आपने ऑलरेडी केला लगा दिया है और ये सिम्टम देखने को मिल रहा है तो आप हो सके उतना आप ह्यूमिक एसिड का यूज करिए, ऑर्गेनिक कार्बन का यूज करिए, रूट्स अच्छा डेवलप करके रखिए ताकि आपको ये इसका मिनिमम नुकसान आए। और हो सके उतना कम पानी दीजिए अगर आपके पानी के अंदर सैलिनिटी है। सेकेंडली आप पोटेशियम क्लोराइड एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश का यूज नहीं करिए, उसके अंदर क्लोरीन आता है, क्लोरीन और बढ़ा डालता है। दूसरा, नॉर्मली सॉल्ट जो नुकसानकारक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए सोडियम की टॉक्सिसिटी के अंदर भी सिमिलर हमें ही दिखता है। जब क्लोरीन की टॉक्सिसिटी होती है तो रूट डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होता है। क्लोरीन की टॉक्सिसिटी भी सिमिलर तरह से दिखती है अगर सोडियम क्लोराइड की वजह से ही है। कई बार मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से भी होता है, कई बार मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। ये अलग अलग सॉल्ट्स हैं जो हमें नुकसान करते हैं, इसलिए हमेशा हमें अपना टीडीएस चेक कर लेना चाहिए। अगर क्लोरीन एक्सेस हो जाता है, क्लोरीन एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, क्लोरीन अगर आप ज्यादा दे देते हैं तो वो फिंगर्स की डेवलपमेंट, मतलब आपका जो केला है उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती है, साइज अच्छा नहीं आ पाता है। बोरॉन की टॉक्सिसिटी के अंदर अगर आपके पत्ते फट जाते हैं, ये नॉर्मली पत्ते बाहर के प्लांट के भी फटते हैं, वो हवा की वजह से फटते हैं। अगर आपके वहां पे हवा नहीं चल रही है और फिर भी अगर आपके पत्ते फट रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपने जरूरत से ज्यादा बोरॉन दे दिया है। हमें बोरॉन कितना देना चाहिए अगर आपको याद रखना है तो नॉर्मली इतना याद रख लीजिए कि एक प्लांट पर आप आधे से 1 ग्राम अगर आप देते रहते हैं तो कभी भी आपको बोरॉन की टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलेगी, उसकी डेफिशिएंसी भी देखने को नहीं मिलेगी। बोरॉन आप ज्यादा देते हो तो बंच फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं होता है, फिंगर्स भी अच्छी नहीं बनती हैं और वो केले की साइज भी नहीं आ पाती है। इसलिए क्या होता है, कई बार क्या होता है कि केला फटना शुरू हो रहा है तो लोग बोरॉन पे बोरॉन, कैल्शियम पे कैल्शियम देना शुरू कर डालते हैं। नहीं दो, उसकी बजाय आप इस तरह से प्लानिंग करो कि आपको 20 से कम का डिग्री का टेम्परेचर ना आए, वो देखिए। अभी अगर आपने, जब बंच का फॉर्मेशन हो रहा है
और उसमें आपने नाइट्रोजन को आपने हाई रखा और पोटेशियम को लो रखा, तो भी आपका बंच का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो बडिंग है, मतलब जो केले का फॉर्मेशन है, वो डिले हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, हाथ कम हो जाएंगे आपका। अगर आप पल्प बना रहे हो तो पल्प भी कम बनेगा। तो शुरू के स्टेज में जो एन और के का रेशियो होता है वो हाई होता है, 2:1 रहता है, और लास्ट में ये रेशियो 1:4, 1:5, 1:6 भी आप रख सकते हैं। कभी भी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मत दीजिए, जब आपका बंच फॉर्मेशन हो रहा है कम दीजिए। अभी अपन देखेंगे कि मैं आप सबका रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन कौन से कॉमन डिजीज हैं जिसको आप जानते हो केले में, प्लीज शेयर करिए। कौन कौन से कॉमन डिजीज हैं जिसको आप जानते हो कि ये डिजीज मैंने देखा हुआ है बनाना का और मेरे को नुकसान करता है। चैट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। शिवम जी, कुछ मुझे फोटोग्राफ क्लियर नहीं मिल रहे। स्टेम रॉड एकदम बराबर है, इसे कॉलर रॉड भी कहा जाता है। ब्राउन रिंग और स्टेम रॉड सिमिलर होता है। ब्राउन रिंग नहीं बोलते हैं उसको, स्टेम रॉड, कॉलर रॉड, और एक टेक्निकल नाम भी आएगा सिकाडोका। सिकाडोका इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, बराबर है एकदम। पिटिंग क्या होता है मुझे पता नहीं है। पिटिंग मतलब आप अगर बता सकें पिटिंग टेक्निक मतलब साइंटिफिकली उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। बंच ड्रॉपिंग इज वन ऑफ देम। वो एक्चुअली डिजीज नहीं है, वो पुअर मैनेजमेंट है। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या है। सिम्टम्स देखेंगे, साथ में वो भी देखेंगे। मोस्ट कॉमन, सबसे डेंजरस, इसके अंदर जब सिकाटोका आता है तो उसके ऊपर गोल गोल ऐसा है, पहले पहले ब्लैक बनता है, गोल गोल फॉर्म में आता है। ये आप देख रहे हैं, ये शुरुआत का स्टेज है। ये सेकंड वाली जो फोटो है वो शुरुआत की है, और ये बाद में ये सूख जाता है पार्ट, और जैसे पत्ता बड़ा होता जाता है तो पूरे के पूरे पत्ते को पीला कर डालता है। ये नॉर्मली सिकाटोका का जो डिजीज है वो मॉनसून में और ठंड में आता है, गर्मी में कभी नहीं आता है। अगर बाई चांस आपने अगर प्लांटेशन अगर आपने जून जुलाई में किया तो उस समय आपको नॉर्मली हमारे गुजरात में देखने को नहीं मिलता है। उसके रटून क्रॉप में नेक्स्ट में जून जुलाई में देखने को मिलता है। अगर आपने जून जुलाई में प्लांटेशन किया है तो आपको इस पीरियड के अंदर बहुत कम, अगर आसपास में आपका केला है, रटून क्रॉप है, तो आपको सिकाटोका का प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आ सकता है। लेकिन जैसे गर्मी शुरू हो जाती है सितंबर महीने की, तो उसमें सिकाटोका बाद में स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे इससे बच के रहना है। ये सिकाटोका के अलग अलग सिम्टम्स की फोटो हैं। उसका सॉल्यूशन स्प्रेइंग नॉर्मली जून जुलाई में कर सकते हैं प्रिवेंटिव में रटून्स के लिए, और अगर आपने सोइंग किया है तो विंटर में कर सकते हैं। अगर वही क्रॉप अपना जून जुलाई में निकल रहा है तो उसमें भी करिए, ताकि पत्ते बचे, नहीं तो पत्ते सब खत्म हो जाएंगे, बंच फॉर्मेशन नहीं होगा। हमारा एक अनुभव है कि प्रोपिकोनाजोल और डाइफेनकोनाजोल, 1 ml प्रोपिकोनाजोल और आधा ml डाइफेनकोनाजोल, मतलब प्रोपिकोनाजोल टिल्ट के नाम से सिंजेंटा का मिलता है, डाइफेनकोनाजोल अपने को स्कोर के नाम से मिल रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छा कंट्रोल आता है। और इस समय टेबुकोनाजोल, बायर कंपनी का टेक्निकल आता है, टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लोऑक्सीस्ट्रोबिन, ये भी बहुत अच्छा टेक्निकल है जो केले के अंदर सिकट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर दूसरा ये कॉर्डोना लीफ स्पॉट आता है, जो काफी काफी केले के जैसे दिखता है, सिम्टम भी वैसे ही रहते हैं, और आप उसका क्योर भी वही दवाइयां जो मैंने आपको रिकमेंड करी हैं, ये आगे वाली, इनसे आप उसका क्योर आराम से कर सकते हैं। दूसरा, केले के ऊपर एंथ्रेक्नोज आता है। एंथ्रेक्नोज अगर आपको केले पे इस तरह से स्पॉट्स, गोल गोल स्पॉट्स करके अगर आपको दिखता है तो आप एंट्राकॉल को 2 ग्राम के हिसाब से, मैंकोजेब को 2 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, तुरंत कंट्रोल हो जाता है, बहुत डेंजरस नहीं है। नॉर्मली हमारे हमारे साउथ गुजरात में ये बहुत कम देखने को मिलता है। फ्यूजेरियम विल्ट बहुत डेंजरस बीमारी है। फ्यूजेरियम विल्ट जब भी देखने को मिलता है तो पूरा का पूरा खेत
खत्म हो जाता है, प्लांट सूख जाते हैं। शुरुआत जैसे ही होती है इसकी, हमें तुरंत के तुरंत करना चाहिए। हमें प्रिवेंटिव के अंदर ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का ड्रेंचिंग कर लेना चाहिए ताकि ये नहीं आए। अगर रेगुलरली करते हैं, आपके एरिया में है, तो ये करने से बहुत बचाव आ सकता है। हमारी कंपनी का माइक्रोब्स नाम का प्रोडक्ट भी आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। क्योरेटिव के अंदर कार्बोनिज्म, सीओसी और ह्यूमिक एसिड का कर सकते हैं। ये करने के बाद भी अगर एडवांस स्टेज आ जाता है तो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। हो सके तो इससे आप बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोलोरॉड जिसको बोलते हैं, उसको हम टेक्निकली मेरेस्मिलियस इनोडर्मा बोलते हैं, जिसके अंदर आप जो राउंड रिंग बोलते हैं वो देखने को मिलता है। यहाँ से स्टेम से उसका रॉटिंग शुरू होता है। वो आगे जब हम उसको खोलते हैं तो इस तरह से कई बार शुरू में निकालते हैं तो खाली अंदर का रिंग ऐसा खराब होता है, जैसे शुरुआत इससे होती है। फिर एडवांस स्टेज में वो इस तरह का हो जाता है। और कई बार बीच वाला पार्ट भी उसका, जिसको हम गोला बोलते हैं, जो न्यू लीफ वाला पार्ट है, वो भी मर गया होता है। प्रिवेंटिव के अंदर आप जब प्लांट लगा रहे हैं तो सीओसी के साथ में क्लोरोपाइरीफॉस और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत गंदी स्मेल आ रही हो, वो बैक्टीरियल डिजीज रहता है, तो उसकी जरूरत रहती है। प्रिवेंटिव के अंदर आप माइक्रोब्स दे सकते हैं, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली आप जब आप ये मानसून में कर रहे हैं प्लांटेशन तो आप ये देते हैं, तो एक टाइम अभी दे दो, एक बार मानसून में बरसात बंद होने के बाद दे दो, तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। कई बार किसान लोग क्या बोलते हैं कि बेड बनाते हैं सितंबर महीने के अंदर। जैसे बरसात बंद होता है तो इंटर कल्टीवेशन खेड़ करते हैं और फिर बेड बनाते हैं। बेड के साथ में बेड बनाते टाइम फर्टिलाइजर भी डालते हैं, ग्रेन्युलेटेड फर्टिलाइजर, और फिर डालते हैं। तो उसमें फर्टिलाइजर लगने की वजह से और मिट्टी की गर्मी की वजह से भी ये कोलेरॉड आ जाता है। फंगस की वजह से कम और गर्मी की वजह से ज्यादा आता है। सिम्टम सिमिलर ही दिखते हैं। अगर आपको कभी ऐसा अगर बाई चांस गलती हो गई तो आप उसकी मिट्टी को खोल दीजिए और तुरंत ये वाले जो मैंने ड्रेंचिंग लिखे हुए हैं वो ड्रेंचिंग आप करेंगे तो कॉलर रॉड से, स्टेम रॉड से आपका बचाव हो जाएगा। डायमंड स्पॉट वापस एक फंगस डिजीज है। नॉर्मली इसका कंट्रोल कैप्टन जो टेक्निकल आता है, जो कैप्टअप नाम का अपना मिलता है टाटा कंपनी का, उससे या मैनकोजेब से कंट्रोल हो जाता है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉड आता है, वो भी कॉलर रॉड जैसे ही दिखता है, लेकिन फर्क इतना रहता है कि जब कॉलर रॉड आता है उसमें स्मेल नहीं होती है, लेकिन बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉड के अंदर जब आता है तो बहुत गंदी स्मेल के साथ आता है, क्योंकि बैक्टीरिया की स्मेल बहुत खराब होती है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव में भी आप ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर वाटर में, या आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का सीओसी के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम दिखाई देता है उसके साथ साथ हमें फंगल प्रॉब्लम भी दिखाई देता है, तो दोनों हमें साथ में दिखाई देते हैं, तो दोनों का यूज साथ में करना बहुत अच्छा रहता है। बंची टॉप, बंची टॉप एक तरह का वायरस है। स्ट्रीक वायरस भी होता है, बंची टॉप वायरस भी होता है। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जैसे ही आपको दिखे, जो भी प्लांट दिखे, उसको आप तुरंत के तुरंत रूट्स के साथ में निकाल दो, और निकालने के बाद में उसको जला डालो केरोसिन डालकर। और अगर एक भी जरा सा पत्ता खराब हो रहा है तो उसका कभी भी शक्कर का प्लांटेशन मत करो। शक्कर के द्वारा प्लांटेशन मत करो, ये नॉर्मली शक्कर के द्वारा ही स्प्रेड होता है। कुछ विलेजेस हैं मैं साउथ गुजरात में भी, जिसके अंदर शक्कर लगाए जाते हैं, मतलब गांठें लगाई जाती हैं, गांठों में से ही स्प्रेड होता है। नॉर्मली ये टिश्यू कल्चर से स्प्रेड नहीं होता। अगर आप अच्छी कंपनी के टिश्यू कल्चर ला रहे हो तो बंची टॉप उसके अंदर एटलीस्ट प्लांट में नहीं आएगा, लेकिन आसपास के किसानों में अगर आया हुआ है तो टिश्यू कल्चर वाले प्लांट में भी आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके गांव से, आपके फार्म से बंची टॉप निकल जाए, अगर आपके वहां पे आ गया है, तो आप सबको, सभी किसानों को बोलोगे अपने सारे के सारे प्लांट को निकाल डाले, उनको जला डाले, और पूरे के पूरे गांव वालों को रिक्वेस्ट करके बोलोगे अच्छी कंपनी का टिश्यू कल्चर प्लांट ले। एक बार सॉइल सोलराइजेशन, जमीन को तपाओ, मतलब मार्च अप्रैल महीने में, ताकि जो वायरस अंदर सेटल हो गया है वो दूर हो जाए, तो ही ये बंची टॉप बाहर निकल सकेगा, नहीं तो बंची टॉप बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी अपने कॉमन पेस्ट पे आएंगे, वापस से आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से
क्या प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? कौन कौन से कॉमन पेस्ट हैं जो आपको नुकसान कर रहे हैं? चैट बॉक्स में आप सब शेयर कर सकते हैं। कौन कौन से कॉमन पेस्ट दिखाई देते हैं? थ्रिप्स, वेरी ट्रू। और कौन से पेस्ट आपके हिसाब से आते हैं? मिली बग्स नहीं आते हैं नॉर्मली, बहुत कम देखा गया, मैंने आज तक मिली बग्स देखा नहीं है। नेमेटोड्स, वेरी ट्रू। नेमेटोड्स वन ऑफ द मतलब सबसे डेंजरस वाला पेस्ट बोल सकते हैं। लीफ ईटिंग लार्वा, यस। और वो भी, वो क्या बोलते हैं, वो भी बंच में आते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, एक दो नहीं आता है। देखते हैं अभी कौन कौन से हैं। लश्करी, हाँ उसको लश्करी ईयर बोलते हैं हमारे यहाँ, बराबर है। सबसे डेंजरस नेमेटोड बरोइंग नेमेटोड बोलते हैं। इससे ये नॉर्मली अगर आपकी जमीन के अंदर नेमेटोड्स है, आपने नेमेटोड वाला क्रॉप पहले किया है, तो आपको प्लांट लगाते टाइम ही या लगाने थोड़े दिन के अंदर 15 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से कार्बोफ्यूरॉन ले लेना चाहिए। दूसरा, आपको पेसिलोमाइसिस लिलासिनस होता है या ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम है, तो उसका आपको ड्रेंचिंग ले लेना चाहिए अगर प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंडली, अगर आप रटून क्रॉप ले रहे हो और आपके यहाँ बहुत ज्यादा बरसात है, तो ये कॉमनली देखने को मिलता है। इसकी वजह से स्टेम्स मतलब रूट्स जल जाते हैं और प्लांट का डिसलॉजिंग हो जाता है, मतलब रूट से गिर जाता है। ये नॉर्मली रटून में देखने को ज्यादा मिलता है और नेमेटोड का प्रॉब्लम रटून में आता ही आता है। तो अगर आप रटून रख रहे हो तो ऑलवेज ऑलवेज नेमेटोड्स की ट्रीटमेंट करना ही करना। कार्बोफ्यूरॉन भी दो, पेसिलोमाइसिस भी दो, क्योंकि कार्बोफ्यूरॉन का रिजल्ट लिमिटेड टाइम तक रहता है, लेकिन पेसिलोमाइसिस खुद मल्टीप्लाई होकर काफी लंबे समय तक रिजल्ट देता है। रोज बीटल अपने ईयर्ड बोलते हैं, कॉमन वो आता है, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। सिर्फ 2 ml क्लोरोपाइरिफॉस का स्प्रे करेंगे या नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल हो जाता है, जिसको हम आरवी बम्स बोलते हैं या गुजराती में लश्कर ईयर्ड बोलते हैं। इस तरह से दिखता है, बहुत सारी आती हैं, पूरे पूरे पत्ते को सुखा डालती हैं। अगर आपके यहाँ शुरू हुआ है 2-4 पत्तों में, तो पत्ते को आप काट कर बाहर फेंक दीजिए, उसको जला डालिए, तो ताकि सारे के सारा पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। और पत्ते जलाने के बाद में आप क्लोरोपाइरिफॉस का स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका सब कंट्रोल आराम से हो जाता है। ये रस्ट थ्रिप्स नॉर्मली बरसात के टाइम पे, मानसून के टाइम पर हार्वेस्टिंग जब हो रहा होता है, तब उसमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो उसलिए आप केले के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे आपको करना चाहता है, उसके लिए अगर हो सके तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए। हमारा इतने साल का अनुभव है कि 10,000 ppm वाले नीम ऑयल से सिर्फ 2 ml के हिसाब से आप डालकर एक या दो स्प्रे करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा रिकमेंडेशन नीम ऑयल का इसलिए है क्योंकि 1-2 महीने के बाद में ही हार्वेस्टिंग आता है और सब लोग उसको केला को खाते हैं, वो केले को हम भी खाते हैं। तो पॉइजन ना देकर नीम ऑयल जाता तो नुकसान नहीं करता है। इमीडिया क्लोरोपिड भी डालते हैं कई लोग, वो भी आप करते हैं, तो थ्रिप्स का कंट्रोल आ जाता है आराम से। हो सके तो नीम ऑयल यूज करिए। और जैसे ही आपका जुलाई का पीरियड आता है और आपका कटिंग नहीं हुआ है, तो प्रिवेंटिव में नीम ऑयल शुरू कर दीजिए। ये जो अभी पीरियड चल रहा है, इसी समय थ्रिप्स आती है, तो थ्रिप्स का प्लीज कंट्रोल करिए तो ही, नहीं तो आपका बनाना आधे रेट में बिकेगा, हाफ रेट में। ये वीविल बनाना वीविल बोलते हैं, कॉम वीविल बोलते हैं। ये एक तरह का कीड़ा रहता है, ये ब्लैक कलर का। ये खा जाता है नॉर्मली साउथ गुजरात में, क्या गुजरात में मैंने ये देखा नहीं है। ये वीविल का डैमेज है, तो वीविल अगर दिखता है तो हम रोगर जो दवाई बोलते हैं, डाइमिथोएट बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरिफॉस यूज कर सकते हैं। वो उसका हम ड्रेंचिंग करते हैं, तो ये बनाना वीविल का कंट्रोल आसानी से हो जाता है। कभी कभी ये एंड्स के डैमेज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम बार देखने को मिलते हैं। अगर ये हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम नीम ऑयल का या इमीडिया क्लोरोपिड का स्प्रे करते हैं, तो कंट्रोल आराम से हो जाता है। कुछ तरह के फिजिकल डैमेज भी होते हैं, जैसे कभी कभी चूहा खा जाता है, रैट्स खा जाते हैं,
तो वो इस तरह से दिखता है। अगर आपको केला इस तरह से दिख रहा है तो घबराइए मत, केला आपका चूहा खा गया है, खा गया है। हार्वेस्टिंग के टाइम पर आप ये केले को खाली दूर कर दें तो आपको रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, केला पत्ते के साथ घसने के कारण भी ये तरह के सिम्टम रहते हैं। ये सिम्टम जो हमने फंगस देखी थी उसके बहुत सिमिलर रहते हैं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि पत्ता अगर घस रहा है केले के साथ में, तो वो पत्ते को आप साइड पर कर दीजिए, तो ये एब्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, घसने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आपका केले का रेट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप बैग लगा देते हो, अगर बैग चढ़ा देते हो, तो आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, आसपास में हमने कभी कुछ जला दिया होता है या आग लग जाती है, तो इस तरह से उसका प्रॉब्लम आ जाता है, तो पत्ते इस तरह के दिखते हैं। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आग हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, हमको हर्बिसाइड कौन सा यूज करना चाहिए और वीड्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए पहले 120 दिन तक, जब तक पत्ता एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं, तब तक आप बैलगाड़ी बलद के द्वारा, मतलब बुल की मदद से, या फिर छोटा वाला जो अपना रोटावेटर आता है उसकी मदद से, या छोटा वाला जो कल्टीवेटर आता है उसकी मदद से आप वीड्स को आराम से दूर कर सकते हैं। जैसे ही प्लांट बड़ा हो जाता है, केले का पत्ता, केला एकदम बड़ा हो गया है, पत्ते एक दूसरे को मर्ज कर रहे हैं, तो वीड्स अपने आप नॉर्मली मरने शुरू हो जाते हैं, उनको आगे बढ़ते नहीं है। लेकिन जहाँ पे सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रही है, वहां पे भी अगर वीड्स हैं तो आपको वीडीसाइड यूज करना पड़ेगा। कौन से वीडीसाइड यूज करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। नॉर्मली ग्लाइफोसेट का यूज किया जाता है, ग्लाइफोसेट और अमोनियम सल्फेट के साथ में। ये नॉर्मली शुरुआत में भी कई लोग यूज करते हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो ये नॉन सिलेक्टिव है, मतलब सब चीज को मार देता है, तो केले के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो नॉर्मली शुरुआत में किसान क्या करते हैं कि 4-5 बकेट लेते हैं, 4 से 6 बकेट से 6 प्लांट कवर करते हैं, वहां पर वीडीसाइड का स्प्रे कर डालते हैं और फिर वो बकेट्स को आगे चलाते हैं, तो उस तरह से उसके बाद पड़ता नहीं है। जब भी आप ग्लाइफोसेट का या पैराक्वाट का स्प्रे कर रहे हो, तो आपको हो सके तो हवा ना चल रही हो तभी आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर हवा चल रही है और आप वीडीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो वो आपके पत्ते को असर करेगा। ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर रहे हैं और ग्लाइफोसेट का डायरेक्ट स्प्रे अगर आप पौधे के ऊपर कर रहे हैं तो पौधा मर जाएगा। अगर पैराक्वाट डाइक्लोराइड के ड्रॉपलेट्स अगर पत्ते को बढ़ते हैं तो पत्ता का छोटा छोटा जल जाता है, ऐसा लगता है, उसमें और ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। नॉर्मली केला मरता नहीं है। अभी ये नया अभी हर्बिसाइड आया है, ये पहले बहुत पहले भी बिका करता था बास्टा के नाम से, जिसके अंदर ग्लूफोसिनेट अमोनियम रहता है। अभी यूपीएल ने निकाला है उसको स्वीप पावर के नाम से। कंपनी क्लेम करती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी सारे किसानों ने इसको यूज किया है और यूज करने के बाद में जब केले में बढ़ जाता है तो वो नुकसान देखने को मिला है। तो इसका भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान से यूज करिए, एकदम डायरेक्ट केले के ऊपर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत केले में पड़ रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो ये सिलेक्टिव फंगिसाइड है, सॉरी सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो केले के ऊपर डायरेक्ट बहुत ज्यादा स्प्रे ना हो जाए, उसका ध्यान आपको रखना है। दूसरा, कभी भी 2,4-D का यूज मत करिए, कभी भी मत करिए। 2,4-D आप अगर 2,4-D गलती से भी यूज हो जाता है या पंप में यूज हो जाता है तो एकदम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन आ जाते हैं प्लांट के अंदर। जेनेटिकली वो प्लांट एकदम हिल जाता है, खराब हो जाता है और उसकी कभी रिकवरी नहीं आती है और उसके जो केले होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि हमारे साउथ गुजरात के अंदर गन्ने के अंदर 2,4-D का यूज बहुत ज्यादा होता है, शुगर केन के अंदर बीट्स कंट्रोल करने के लिए। तो किसान कई बार वही पंप यूज कर डालता है, यार उसको पता नहीं रहता है कि कौन सा वीडीसाइड यूज करना है, तो किसी ने पूछता नहीं है और डायरेक्ट जो गन्ने में शुगर केन में यूज कर रहा है 2,4-D और बैटरी बुजान, उसका यूज भी कई बार कर डालता है, तो ये नुकसान देखने को मिलता है। अगर ग्लाइफोसेट जब कई बार पड़ जाता है डायरेक्ट, तो इस तरह का प्लांट दिखता है उसकी इंजरी में, पूरा प्लांट सूख गया है, पत्ते छोटे हो गए हैं, लेकिन नए पत्ते बड़े आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसकी ये होने की वजह से बहुत बड़ा शॉक लगता है प्लांट को और उसकी सीधी इम्पैक्ट बंच के ऊपर आती ही है। तो अवॉइड करिए कि ग्लाइफोसेट डायरेक्ट प्लांट पर नहीं लगे। ये पैराकॉट है, पैराकॉट जब लगता है तो उसकी पैराकॉट की वजह से ऐसे डॉट्स पड़ते हैं जैसे सिक्का टोका में होते हैं, ऐसा लगता है सिक्का टोका आ गया है, लेकिन नहीं। आप पैराकॉट स्प्रे करते हैं तो इस तरह के डॉट्स सेम सिमिलर सिम्टम दिखते हैं।
तो ये इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है। पैराक्वाट हम यूज करते हैं तो वो ऊपर ऊपर की घास को मारता है और 24 घंटे में सारी घास को रिजल्ट दे देता है। और जो अपने ग्लाइफोसेट हम जब यूज करते हैं तो वो रिजल्ट आने में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग जाते हैं। ग्लाइफोसेट जब भी यूज करें, अमोनियम सल्फेट के साथ यूज करें तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप पाउच वाला यूज कर रहे हैं ग्लाइफोसेट तो उसके अंदर अमोनियम सल्फेट आता ही है, तो आपको अलग से अमोनियम सल्फेट लेने की जरूरत नहीं है। आप जब लिक्विड वाला ले रहे हैं तो आपको लेने की जरूरत है। दूसरी है फिजिकल इंजरी में लाइटनिंग इंजरी भी होती है। बिजली गिर जाती है तो भी पूरा का पूरा प्लांट जल जाता है, मर जाता है। ये नॉर्मली बहुत कम बार देखने को मिला है। अब अपने आ जाते हैं रटून क्रॉप के ऊपर कि अभी अपने ये पूरा हो गया है। पहले तो मैं जरा इकोनॉमिक्स के बारे में पहले देख लेता हूँ, फिर अपने रटून क्रॉप को देखेंगे। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में इस तरह से है कि एक प्लांट का टिश्यू कल्चर का अगर आप प्लांट खरीदते हैं तो 15 रुपए का एक प्लांट आता है। साढ़े कुछ कंपनियां 13 रुपए की बेचती है, 13 से 15.5 के बीच में नॉर्मली हर कंपनी का मिल जाता है। मैंने सब अपर साइड ली है। अपर साइड मतलब कि मैक्सिमम आपका क्या रेट पड़ सकता है, तो अपर साइड है 15 रुपए का प्लांट हो गया। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड 35 से 45 रुपए के, 35 से 45 के बीच में आप पूरा कर सकते हैं। लेबर लैंड प्रिपरेशन, मतलब सब तरह की लेबर और लैंड प्रिपरेशन अराउंड 10-15 रुपए में काम काज पूरा हो जाता है। लेबर कभी कई जगह कॉस्टली होगी तो मैक्सिमम 20 रुपए होगा। तो आपका एक पौधे के पीछे टोटल एक्सपेंस 70 रुपीज के आसपास होता है। अगर आप गिनते हो कि 1200 प्लांट आपने लगाए एक एकड़ में तो नियरली आपका 80 से 90,000 के बीच का खर्चा आता है। ये आपका मैक्सिमम खर्चा होता है जो आपने शेड्यूल है। नॉर्मली 2-3 साल की हमने एवरेज निकालते हैं तो एवरेज रेट केले का 8 रुपए प्रति किलो रहता है। और मिनिमम बंच का वेट अगर आपने ढंग से जो मैंने आज आपको सिखाया है वो आप करते हो, फॉलो करते हो, तो मिनिमम कुछ भी ना कुछ करके मिनिमम 20 किलो तो आना ही आना है। ढंग का टिश्यू कल्चर का प्लांट है, आपने मेरी सारी बातें फॉलो करी हैं। 20 किलो तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, लेकिन मैं लोअर साइड की इनकम गिनने के लिए बोल रहा हूं। तो आपकी इनकम हो जाती है 160 पर प्लांट। रेट जो है सीजन में अपने रमजान के टाइम पे या फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में रेट 12 से 14 रुपए के किलो के बीच में जाते हैं और वेट 40 किलो तक आता है। अभी मेरे कुछ किसान हैं, वो अभी उन्होंने लॉकडाउन के समय 35 से 40 किलो के बीच का बंच निकाला है। और मेरा अभी एक किसान है जो गणदेवी तालुका का है, वो 44 किलो के एवरेज से इस समय बंच निकाल रहा है। अगर आप नए फार्मर हो, आपने कभी फार्मिंग नहीं की है, तो भी आपने अगर मेरी सारी बातें मान ली है तो आपको 24 से 28 किलो का तो वजन पर ट्री कहीं नहीं गया है। अगर हम गिनते हैं कि आप 6x6 के हिसाब से प्लांट लगा रहे हो और अपने 6x6 के हिसाब से आपके 1200 प्लांट के आसपास आते हैं प्रति एकड़। हम मानते हैं कि सिर्फ 1100 ही प्लांट में आपको कटिंग मिल रही है, तो भी आपका नेट प्रॉफिट अगर अपने 160 माइनस 80 करते हैं तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1100 तो मिनिमम पर एकड़ प्रॉफिट 88,000 तो आना ही आना है। अनलेस के आपको कोई कुदरती आफत आ गई, सीवियर स्टॉर्म आ गया, बाढ़ आ गई या साइक्लोन आ गया, उसको छोड़कर इतना आराम से किसान पैसा बना लेता है। बहुत कम टाइम होता है। मैं एक पीरियड मैंने देखा है कि लॉकडाउन के समय का पीरियड है जब भाव 3 से 6 रुपए रहे हैं। ये पीरियड बहुत कम टाइम को देखने को मिलता है। नॉर्मली 8 से कम एवरेज नहीं जाती है। ये एक खराब समय किसान के लिए चला है, मैं जानता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है आज भी रेट 6-7 से ऊपर गया नहीं है। तो अपने ये मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज रेट वाली बात अभी लागू नहीं होती है। लेकिन मैं लास्ट 5-4 साल का डेटा देखता हूँ, 4 साल का देखता हूँ, तो तभी कोई कोरोना जैसी चीज भी हमारे लाइफ में हमने पहली बार सबने देखी है। तो ऐसी बार बार बातें नहीं आती है, इसलिए ऐसे भाव भी बार बार नहीं आते। ये मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको। पर एकड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो 2 लाख प्रति एकड़ तक आराम से जा सकता है। अगर आपकी एवरेज 35 के आसपास आ रही है, आपको 10-12 रुपए का रेट मिल रहा है, तो आप प्रति एकड़ आराम से 2 लाख पर एकड़ कमा सकते हो। लेकिन ये जो मैंने एक्सपेंस दिया है, इस एक्सपेंस के अंदर ड्रिप इरिगेशन का खर्चा नहीं है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन नॉर्मली जो हम एक बार करते हैं तो वो 8 से 10 साल चलती है, तो उसको 8 से 10 के टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। और कंपोस्ट जो आप गोबर खाद डालते हैं वो भी इसमें गिना नहीं गया है, क्योंकि हर किसान अपनी तरह से गोबर खाद डालता है। जो शेड्यूल मैं बताया वो ये 2 चीजों को छोड़कर सारा कॉस्टिंग आ गया। अगर ये आप ड्रिप का भी गिन लेते हैं, कंपोस्ट भी गिन लेते हैं, तो मैक्सिमम गिन गिन कर 10 रुपए से ज्यादा पर प्लांट का खर्चा नहीं आता है।
तो ये हो जाता है अपना बनाना का इकोनॉमिक्स। अभी मैं आता हूँ रटून क्रॉप पे। रटून को हम लोग गुजराती में लाम भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे रटून कहा जाता है। हिंदी का मुझे पता नहीं है, हिंदी में कहा क्या कहते हैं, मुझे हिंदी का वर्ड पता नहीं उसके अंदर। तो रटून कब रखना चाहिए? सबसे पहले केले की हाइट 5 से 6 फीट की हो गई है, केले की हाइट 5 से 6 फीट की हो गई है, और आपका क्या बोलते हैं, केले का जो मैंने हेल्दी सिम्टम्स बताए थे, सारे हमें हेल्दी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। उसका जो सूडो स्टेम है, जो स्टेम है, ब्लैक कलर की हो गई है, दो पत्तों के बीच में एकदम बढ़िया डिस्टेंस है, पत्ते नए पत्ते बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आपको उस समय आप रटून क्रॉप रख सकते हैं। कुछ किसान अगले साल में कितने टाइम में रटून की कटिंग करनी है उसको ध्यान में रख के भी 12वें महीने का रखते हैं। मैं काफी साल से कंसल्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली 6-7 महीने का केला होता है तो वो इस लेवल पे आ जाता है, तो मैं 6-7 महीने में रख लेता हूँ। तो मैं 2 रटून डलवाता हूँ, तो 2 साल के अंदर 24 से 28 महीने के अंदर 3 क्रॉप बहुत आसानी के साथ आ जाते हैं मेरी वाली जो स्टाइल में। कुछ किसान है अगर जिन्होंने जून में सोइंग करा है तो वो जून में रखते हैं, क्योंकि रटून नॉर्मली 6-7-8 महीने के अंदर कटिंग आ जाती है। जो कटिंग अपनी प्लांटेशन के टाइम पे 10 से 12 महीने के बीच में आती है, वो रटून के अंदर 6 से 8 महीने में आ जाती है, क्योंकि 4 महीने क्रॉप फास्ट चलता है। उसका रीजन है कि रूट नहीं बनाना पड़ता है, प्लांट बड़ा होता जाता है, 2-3 महीने पहले हमने रख दिया होता है, तो वो 2-3 महीने का पीरियड वो अपने मदर प्लांट के साथ कवर कर डालता है, तो 6 से 8 महीने के अंदर आराम से रटून की कटिंग भी आ जाती है। तो कौन सा प्लांट हमें लेना चाहिए? हमें वो प्लांट लेना चाहिए रटून का जो एक बार कट किया है या एक बार भी कट नहीं किया, जो ताजा ताजा आ रहा हो वो लेना चाहिए। दूसरा, कौन सी डायरेक्शन में लेना चाहिए? अगर हमारा बंच इस तरफ आया है, लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं अपना आप मुझे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आया है, तो अपना जो स्टेम रहता है उसके बैक साइड का लेना चाहिए। अगर आप बंच की साइड वाला लेंगे तो उसे ग्रो करने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। जब तक आपका बंच की कटिंग नहीं होगी तब तक उसे सनलाइट नहीं मिलेगी और उसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए रटून लेते समय? एक जैसे ही हम रटून रखते हैं तो एक प्लांट को हमें रखना होता है, बाकी के सारे प्लांट को हमें काट देने चाहिए सारे के। और क्या बोलते हैं दूसरा, कई लोग केरोसिन देकर, 2,4-D देकर या अमोनियम सल्फेट की मदद से प्लांट को मार डालते हैं। तो मरे हुए प्लांट को कभी भी रटून नहीं रखना चाहिए। अगर आप रटून रखना चाहते हो तो कभी भी कोई भी केमिकल की मदद से हो सके तो उस अपने जो चाइल्ड होते हैं, जो शक्कर निकलते हैं बाजू में से, कभी भी उसको केमिकल से नहीं काटिए, मारिए। अगर केमिकल से मारते हैं तो जो मदर प्लांट रहता है वो उसके रूट्स बहुत ढीले हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट हमें रटून पे आता ही आता है। कई बार तो रटून नहीं रखने हैं तो भी क्या बोलते हैं, रूट से डिसलॉजिंग हो जाता है, मतलब निकल जाता है प्लांट, क्योंकि हमने केमिकल की मदद से सब वो काट दिए होते हैं, अपने बच्चों को मार दिया होता है। अगर आप रटून रखना चाहते हो तो उसे अपने ये जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनको हाथ से काटो, वो रिकमेंडेड है। कोई भी और कुछ मत करो। जैसे ही आप रटून रख रहे हो तो हमें जो बेसल फर्टिलाइजर का मैं जो रिकमेंडेशन करता हूँ, डीएपी है, कंपोस्ट है, वो दीजिए। साथ में उसे कार्बोफ्यूरन अगर दे सकते हैं, ताकि वो अगर नेमेटोड आ रहा हो तो नेमेटोड ना लगे, तो वो हमें दे देना चाहिए। मतलब जो हमारा जो रिकमेंडेशन रहता है फर्टिलाइजर का, वो जो बेसल में रहता है वो आपको पूरा का पूरा शुरू से देना शुरू कर देते हैं, तो रटून का रूट जोन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहता है। हम बोलते हैं कि रूट्स मल्टीप्लायर करके हमारा प्रोडक्ट है वो डालना चाहिए, तो रूट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। रटून का बेनिफिट क्या है? रटून का मेजर बेनिफिट ये है कि जैसे मैं ये अपने इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो प्लांटेशन जब हम करते हैं तो पर प्लांट एक्सपेंस नॉर्मली 70 to 75 रुपीज आता है। रटून के अंदर हमें पहला तो 15 रुपए ये प्लांट का ही निकल जाता है, 15 रुपए प्लांट का लगता ही नहीं है। तो और दूसरा, फर्टिलाइजर्स का भी एक्सपेंस 35 रुपए जो मैंने लिख रहा हूँ, 35 से 45 रुपए लिख रहा हूँ, वो भी 10-15 रुपए आराम से घट जाता है। दूसरा, लेबर भी बहुत घट जाती है क्योंकि प्लांटिंग नहीं करना रहता है, लैंड प्रिपरेशन का खर्चा भी घट जाता है। तो अराउंड 30-35 रुपीज के अंदर आपका एक रटून तैयार आराम से हो जाता है। मैक्सिमम 40 रुपीज होता है।
मेजर एक्सपेंस उसका फर्टिलाइजर का आता है, जो भी नॉर्मल फर्टिलाइजर से 40% कम रहता है। तो वो रटून का बेनिफिट रहता है, बहुत कम एक्सपेंस में आपका क्रॉप निकल जाता है और इनकम उतनी रहती है अगर आपने ढंग से क्वालिटी रखी है और रेट मार्केट में अच्छे रहते हैं। कई बार व्यापारी लोग, ट्रेडर लोग रटून क्रॉप का कम रेट देते हैं, लेकिन वो कम रेट मिलने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। आपको कितने रटून लेने चाहिए? बहुत सारे किसान नॉर्मली एक रटून लेते हैं, या मैं 2 रिकमेंड करता हूं। मैंने मेरी कंसल्टिंग के अंदर 8 रटून तक रखाए हैं। पहले एक दो रटून बहुत अच्छे रहते हैं और उसमें अपने को प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहती है। लेकिन उसके बाद में अगर आपके वहां पे बहुत हैवी पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी भर रहा है, तो आप रटून देख कर करिए। रूट्स के अंदर आपको बहुत सीवियर डैमेज आ चुका है तो भी आप रटून क्रॉप मत लीजिए। उसका बेनिफिट मतलब ये जो पहले वाला जो क्रॉप रहता है उसके सारे पत्ते वहीं पे रहने देना होता है रटून के टाइम पे। और दूसरा, हम जब केले की कटिंग करते हैं तो उसका डोरा काटने के बाद में सिर्फ अपने को पत्ते ही काटने होते हैं, पत्तों के अलावा हमें कुछ नहीं काटना होता। जब और स्टेम, सूडो स्टेम जो स्टेम बोलते हैं, उसका कोई भी पार्ट मत काटिए। तो सारा का सारा जो उसका पानी होता है वो सारा का सारा रटून वाले में आ जाता है। तो बहुत कम फर्टिलाइजर चाहिए। जैसे ही हमारा जो बंच रहता है, बंच के कटने के बाद में जो रटून क्रॉप होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत अच्छा आगे बढ़ता है। तो रटून, मेरा अनुभव के हिसाब से हमें रटून रखना ही चाहिए और लेना ही चाहिए। ये हमारी कुछ स्लाइड है, हम इतने फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल की कंप्लीट रेंज इंपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे फर्टिलाइजर्स के बारे में बता रहा हूँ। हमारे पास मोर देन 70-80 प्रोडक्ट्स हैं और जो शेड्यूल दूंगा उसके अंदर हमारे टेक्निकल नाम लिखे हैं। हम नॉर्मली सारे फर्टिलाइजर्स, काफी सारे फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं और काफी सारे इंपोर्ट करते हैं। अब अपने आ जाते हैं, मैं आपके चैट बॉक्स को खोल रहा हूँ और चैट बॉक्स के अंदर मैं अभी तक जो क्वेश्चंस आज के आए हैं जिनका मैंने आंसर नहीं दिए, उनको मैं आंसर्स देता रहता हूँ। आप भी चैट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए। फर्स्ट बंच के टाइम पे क्यों फॉस्फोरस देना है? मैंने आपको कई बार बोला है कि फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ बनानाज फिंगर्स। अगर हम बंच के टाइम पर फर्स्ट बंच आता है उसके बाद में ही सारे बंच आने शुरू होते हैं। सिर्फ 10%, 5 to 10% बंच अर्ली आते हैं, 5 to 10% लेट आते हैं। 80% बंच टिश्यू कल्चर के अंदर साथ में आते हैं। अगर जैन जैसी कंपनी का आप लगाते हो तो 90% साथ में आते हैं। तो उस समय फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट, हाई फॉस्फोरस हाई पोटेशियम देते हैं तो केले की संख्या बहुत अच्छी बढ़ जाती है, इसलिए देना चाहिए। I use the leaf affected by this as mulch. लिएंडर, कभी भी वायरस वाले प्लांट का मल्चिंग मत करो। आपके सारे प्लांट्स के अंदर वायरस आ जाएगा। वायरस वाले प्लांट को रूट से निकालने के बाद में जला देना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। केले के अंदर मिलीबग्स नहीं आता है, डोंट वरी, मैंने कभी देखा नहीं है। आपने कभी देखा हो तो मुझे बताइए। स्टेम बोरर, एनी अदर बायो कंट्रोल फॉर नेमेटोड? बायो कंट्रोल नेमेटोड्स के अंदर मेजर 2 हैं। पेसिलोमाइसिस भी है और पेसिलोमाइसिस लिलासिनस है। सेकेंडली है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। हम एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं जो 6 स्पीशीज का बना रहेगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, वो अंडर रिसर्च है। तो उसके अंदर हमने 6 स्पीशीज लिए हैं अलग अलग बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, जो नेमेटोड्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। एनी साइड इफेक्ट ऑफ वीडीसाइड? मैंने वीडीसाइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट मैंने बता दिए हैं। साइड इफेक्ट, अगर आप ये 2-3 वीडीसाइड यूज करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट अगर प्लांट को डायरेक्ट लग जाता है तो वो एक मेजर साइड इफेक्ट है। दूसरा, जमीन के ऊपर कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ऐसा देखा नहीं गया है। ग्लाइफोसेट से प्लांट के ग्रोथ पर क्या इफेक्ट होता है? नॉर्मली अगर प्लांट को अगर ग्लाइफोसेट नहीं लग रहा है तो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट कभी दिखा नहीं गया है। ग्लाइफोसेट को प्लांट से दूर रखना चाहिए।
हमें वीड्स को मारना है प्लांट के ऊपर, हमको उसको स्प्रे नहीं करना है। If we use Ratoon for more than 3 times, won't there be any change in the field? किरण जी, तीन से ज्यादा बार आप रखने में फील्ड में कोई चेंज नहीं आता। मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे हमारा फर्स्ट क्रॉप में सारी की सारी कटिंग एक साथ में आती है, तो आप सेकंड टाइम में करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, थर्ड टाइम में और आगे पीछे हो जाएगा। अगर आपका प्लांटेशन बहुत बड़े स्केल पर है और आप मैनेज कर सकते हैं तो आप आगे आगे के रटून में जा सकते हैं। मैंने जो बताया था, जो मैंने 8 टाइम रटून जो फार्मर को करवाए थे, वो 8 टाइम रटून कराने के पीछे का रीजन ये था कि उनका प्लॉट में 15,000 प्लांट्स थे। तो क्या होता था, एक बार भी उनकी जब कटिंग होती थी तो वो उनका टेम्पो भर जाया करता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। रटून के अंदर एक साथ में नहीं चलता है, क्योंकि रटून जब रख रहे होते हैं तो हर हर जो प्लांट रहता है उसकी उसकी उम्र सेम नहीं होती है। जेनेटिकल आइडेंटिटी तो होती है लेकिन एज सेम नहीं होती है जब हम रटून लगा रहे होते हैं। नंबर ऑफ लीव हर रटून का अलग रहता है जब हम रख रहे होते हैं, इसलिए वो साथ में नहीं रहता है। एक्सपोर्ट करने के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डेफिशिएंसीज नहीं आनी चाहिए। जो मैंने फ्रूट केयर के बारे में पूरा बताया, वो फ्रूट केयर वाली सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, उनके फूल निकाल देने पड़ते हैं। जो फूल निकाल रहे होते हैं तो वो लिक्विड गिरता है, दूध अपना सैप निकलता है, तो सैप उसके ऊपर नहीं गिर जाना चाहिए। बंच के ऊपर कोई डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर बंच के ऊपर अपने डायरेक्ट स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर सॉल्ट के रेसिड्यूज रह जाते हैं फर्टिलाइजर के, तो वो भी एक्सपोर्ट में नहीं चलता है। दूसरा, हमें थैली अपने को थैली पहना के रखना पड़ता है, और हर हैंड को भी हम थैली पहना सकते हैं अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर के साथ काम कर रहे हैं। और कटिंग के टाइम फुल ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी घस ना जाए, एब्रेशन की वजह से कोई भी केले में कोई कलाशपन नहीं आ जाए। कटिंग के टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही कटिंग होती है तो उसका उस जो पैक हाउस होता है, एक्सपोर्ट का पैक हाउस, वो नजदीकी होना चाहिए। अगर आप पैक हाउस दूर रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में केला बिगड़ जाएगा। तो पैक हाउस आपको 2 से 3 किलोमीटर पे होना चाहिए। हमारे एरिया में इस अपना देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ने बहुत एक्सपोर्ट किया है, तो उन्होंने हर हर 2-2 गांव के बीच में एक एक पैक हाउस उन्होंने रख दिया था। आज भी बहुत सारे लोगों के पैक हाउस हमारे नजदीक नजदीक में है। बंच के टाइम नाइट्रोजन देना सही है कि नहीं? रटून में क्या खाद देनी चाहिए? बंच के टाइम पे मैंने जैसे बोला, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि के एन रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है। एन एन के रेशियो, के एन रेशियो का, अगर हम जो जितना हम पोटेशियम दे रहे हैं उससे उससे हमें 4 गुना या 5 गुना कम देना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देंगे तो लेंथ अच्छी रहेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो वो देना जरूरी है। तो नाइट्रोजन लेकिन कम देना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो वो केले गिरने का प्रॉब्लम भी आ जाता है, जो मैंने एक स्लाइड में भी दिखाया था आपको। हाउ टू सेव प्लांट फ्रॉम पनामा विल्ट? आपके अगर एरिया में पनामा विल्ट है तो सेव करना मुश्किल रहता है। आप उसके लिए जमीन को गर्म करिए, सॉइल सोलराइजेशन करिए, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करिए। केले के बाद केला नहीं करिए, क्रॉप चेंज करते रहिए। केला किया है तो कुछ और क्रॉप कर लीजिए। और क्रॉप चेंजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप अनारमा से बच सकोगे। पपीता कर लो, पपाया कर लो। कभी कभी ग्रोथ स्लो होने का एक्सपीरियंस हो रहा है। ग्रोथ स्लो होने का रीजन रहता है, अगर बरसात कंटिन्यूस गिर रही है, आपके क्रॉप के अंदर वैप्सा कंडीशन नहीं आ रही है, वराप नहीं आ रही है, तभी भी ग्रोथ स्लो रहता है। कंटिन्यूस अगर आपकी बारिश चल रही है, वैप्सा कंडीशन नहीं आ रही है, तो ग्रोथ स्लो रहेगी। बहुत ज्यादा गर्मी है तो ग्रोथ स्लो रहेगी। आप राइट फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं तभी भी ग्रोथ स्लो रहेगी। बहुत ज्यादा ठंड गिर रही है, 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, 15 के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तब ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन जब बारिश आ रही है, बंद हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, तो ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। जब ग्रोथ बहुत फास्ट होता है तो बंच भी बहुत जल्दी आ जाता है। कई लोग लूम के नीचे प्लास्टिक बैग में खाद बंद दे देते हैं, उससे फायदा है कि नहीं? होता है। अगर आप ये प्लास्टिक की बैग ले लेते हैं, छोटी सी प्लास्टिक की पाउच ले लेते हैं, उसके अंदर आप गौमूत्र है, गोबर है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो भर के डाल दो। लिक्विड लिक्विड में कर दो, नीचे वाला जो बंच वाला पार्ट है उसमें गांठ बांध के कर दो।
वहां से न्यूट्रिशन वो खींच लेगा और अंदर चला जाएगा, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Can I try this same method as you explained on the type which we get in Konkan, which is called Konkan सफेद वेलची? अनुप जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे अभी कुछ सवाल का जवाब मालूम नहीं पड़ पा रहा, क्या पूछ रहे हैं कि सफेद कोंकण सफेद वेलची क्या होता है, मुझे पता नहीं है। आप अपने जो अब ये वेबिनार के बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे वो फोटो भेजना कि आप किसे कोंकण सफेद वेलची बोलते हैं, तो मैं आपको उसमें वहां पे उसका जवाब आपको अच्छी तरह दे पाऊंगा। If we use suckers to replant, will the output be the same as the first? Yes, Leander, output तो सेम रहेगा। जो मदर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको सेम मिलेंगे, लेकिन सकर्स में नुकसान क्या रहता है, क्योंकि सकर जो होते हैं उसके अंदर डिजीज रहता है। तो जब आप पहली बार सकर लगाते हैं तो अराउंड 30% जितने तो मर जाते हैं तुरंत, पहला नुकसान ये। दूसरा, हर सकर की उम्र अलग होती है, तो वो कभी भी एक साथ में आपको बंच बाहर नहीं आएगा। अगर आपको बंच को साथ में बाहर लाना है और अगर डिजीज फ्री प्लांट लगाना है तो मैं आपको क्या बोलते हैं टिश्यू का रिकमेंड करूंगा, शक्कर का रिकमेंड नहीं करूंगा। कई बार बंच में ही केला काला होता है। केला काला होने का रीजन है धूप लग जाना। मेजर केला काला होता है धूप लगने से होता है। बाहर वाले केले ज्यादा काले होते हैं, तो उसके लिए अपने एक तो अपने थैली पहना सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, ये जो पत्ते होते हैं, जो अपने नीचे के जो सूखे पत्ते होते हैं, उनका आप बंच बना सकते हो और उससे आप अपने बंच को ढक सकते हो, तो आपका केला काला नहीं होगा। केला काला में डॉट डॉट आ रहा है, जो मैंने आपको डिजीज दिखाई है, एंथ्रेक्नोज की वजह से हो रहा है, कोई और डिजीज की वजह से हो रहा है, तो आप उस डिजीज का दवाई करिए, उससे हो जाएगा। अगर आपके पास फोटोग्राफ है केले काले होने की तो आप ग्रुप में डालिए, मैं बता दूंगा कि किस कारण से केला काला हो रहा है। Sir, my one relative planted tissue culture grade banana in 10-acre land and unfortunately none of them resulted in inflorescence even after 2 years. What could be the possible reason of failure? आप उनका, किरण जी, उनका पूरा शेड्यूल उन्होंने क्या फॉलो किया, कौन सी कंपनी का टिश्यू कल्चर का प्लांट लिया, वो सब आप मुझे शेयर करना, मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल देख के बता दूंगा क्या है। दूसरा, मेरे ख्याल से इनफ्लोरेसेंस नहीं होने का कारण होता है कि टेम्परेचर बहुत कम आ जाता है। टेम्परेचर अगर आपका 15 डिग्री से 12 डिग्री से कम चला गया है तो भी वो फ्लोरेसेंस बाहर नहीं आ पाता है। तो आपका अगर आपके यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर जा रहा है तो उस समय आप केला मत लगाइए, टेम्परेचर को देखकर केला लगाइए। उन्होंने शायद प्लांटेशन का पीरियड गलत चूज किया होगा। और 2 साल तक केला सरवाइव नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये भी है कि शुरू में उनका रूट जोन चला ही नहीं है। रूट जोन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर, एक बार थ्रिप्स से केला लाल हो गया, फिर सॉल्यूशन ही यूज कर सकते हैं, होना चाहिए। सर, एक बार केला लाल हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो केला लाल ही रहेगा। लेकिन आप ये नीम ऑयल का इमिडाक्लोरोपिड जो मैंने बताया उनका स्प्रे करते रहिए, तो नए केले लाल नहीं होंगे। कैन वी ग्रो वेजिटेबल्स विद बनाना प्लांट? नो सर। आप कोई भी जिसमें भी आप प्लकिंग करते हो, वो ऐसा एक भी वेजिटेबल आप लगाते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप सभी रूट्स वाली वेजिटेबल लगा सकते हो, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप जिंजर लगा सकते हो, टर्मरिक लगा सकते हो, फिर सूरन बोलते हैं वो लगा सकते हो, रतालू लगा सकते हो। ये सब चीजें लगाते हैं तो केले को नुकसान कोई नहीं होता है, वो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। लेकिन आप मिर्ची है, बैंगन है, फ्लावर है, कॉबेज है, ये सब नहीं लगा सकते हो। आपका वो प्लांट भी नहीं चलेगा और केले को भी मजा नहीं आएगा। हमारे यहाँ मार्च में टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो कौन से मंथ में केला? आप 30 डिग्री पे आराम से लगा सकते हो, 30 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपके वहां 35 डिग्री भी जाता है तो आप एक ग्रो कवर से आप अगर ढक देते हो, जो ग्रो कवर से अगर आप ढक देते हो तो आपको केले को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप मार्च में, जैसे मैंने रिकमेंड किया कि 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच में अगर आप लगाते हो तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। बंच की साइज कम आएगी, लेकिन 12 से 14 रुपए का रेट हमारे साउथ गुजरात में मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रेट रहता है। एवरेज रेट मैंने जैसे बताया 8 रुपए रहता है, तो वो 12 से 14 रुपए का रेट रहता है।
तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप मार्च में लगाते हो। मार्च में बहुत सारा प्लांटेशन होता है। अगर टेम्परेचर आपका यही है, टेम्परेचर अगर आपका 40 डिग्री के ऊपर जाता हो तो आप मार्च को आप अवॉइड करिए। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबका जवाब दे दिया है। हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में लगता है। हाँ, तो आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता होगा, तो आप कौन से एरिया से हैं तो बताइए, तो मालूम पड़ेगा कि अगस्त में क्यों लगता है। दूसरा, आपके यहाँ पानी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा आनंद में। हाँ, आनंद के अंदर पानी का प्रॉब्लम है एक्चुअली। आनंद के अंदर मेजर प्रॉब्लम पानी का है। वहां पे पानी अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए लोग वहां पर नहीं लगाते हैं। लेकिन आप लगा सकते हो, आप ट्रेंड चेंज कर सकते हो। पानी बहुत है, आप ट्राई करो। आपको अगर अच्छा रेट चाहिए तो आप उस समय लगा सकते हो मार्च में। मार्च में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आनंद एरिया में नहीं है टेम्परेचर के बारे में। लेकिन जुलाई अगस्त में लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बंच आता है, बंच साइज बहुत बड़ा हो जाता है, वजन बहुत अच्छा पकड़ता है। और मैंने ये भी देखा कि आनंद के अंदर लोग रटून क्रॉप नहीं लगाते हैं, वो लोग निकाल देते हैं और वापस से प्लांटेशन करते हैं। अगर आपको रटून में भी फायदा होता है आपको। और आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मजा आएगा मुझे। रजनीश जी, ब्रिजेश, रजनीश जी ने हाथ ऊपर किया, उनको जरा अनम्यूट करो ना। अब जिसको बोलना है ना, बोलकर पूछना है, वो अपना हाथ रेस करे, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा और उनको फिर क्या बोलते हैं, आप पूछ सकते हैं। रंजीत जी को हेलो। अनम्यूट करना, ब्रिजेश। हेलो। हाँ रंजीत जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि बनाना के साथ और अल्टरनेट में मैं अच्छा प्रॉफिट के लिए और क्या कर सकता हूँ? सर जी, मैंने अभी तो बताया, हाँ। अभी मैंने इसका जवाब दिया था 2 मिनट पहले। आप इसके अंदर केला लगाने से पहले अदरक है, हल्दी है, फिर रतालू है, सूरन है जिसको एलिफेंट फूड बोलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। पपाया का भी उसमें कर सकते हैं क्या? पपाया और केला को साथ में नहीं लगा सकते, दोनों नहीं साथ, लगा क्योंकि दोनों की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट और दोनों का फर्टिलाइजर शेड्यूल एकदम अलग है। तो वो सकते। साथ हाँ। में लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसका पपैया का भी जो अंतर रहता है वो 6x6 के आसपास रहता है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आप दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन आपको लगा के कोई फायदा नहीं। और उसको इंटरक्रॉपिंग नहीं बोलते हैं, उसको टू क्रॉपिंग बोल सकते हैं। दो दो क्रॉप लगा रहे हो आप एक साथ में। लेकिन उसमें पपैया को ज्यादा नुकसान रहता है, क्योंकि पपीते के अंदर 3 साइकिल के अंदर रिंग, 3 बार रिंग आती है, तो उसको उसका फर्टिलाइजर शेड्यूल ही पूरा अलग रहता है। ओके। बाकी वेजिटेबल्स वगैरह का भी ऑप्शन कर वेजिटेबल्स सकते के हैं? लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वेजिटेबल, पहली बात है, जैसे केला बड़ा हो जाएगा ना, वेजिटेबल को दबा डालेगा। दूसरा, वेजिटेबल सब जो न्यूट्रिशन खाएगा वो केले के लिए नुकसानकारक रहेगा। मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है आप करो उसको। अदरक और हल्दी मतलब फायदेमंद होगा? हल्दी, अदरक, फ्रूट्स वाले क्रॉप आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। रूट्स वाले, ओके। ठीक, थैंक यू। सक्कर्स को हॉरिजॉन्टल प्लांट करने से नया निकलने की वाले स्मॉल प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो प्रोडक्शन कैसा रहेगा? प्रोडक्शन, शक्कर को आप कैसे भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन रहेगा आपका जो मदर प्लांट कैसा है उसके ऊपर रहेगा, आपकी सॉइल कैसी है उसके ऊपर रहेगा, आप क्या फर्टिलाइजर के शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो रहेगा, आप कितना ऑर्गेनिक कार्बन यूज कर रहे हैं वो रहेगा। शक्कर को हॉरिजॉन्टल लगाने से कोई प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हेलो सर। यस। हेलो। हाँ जी। सर, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सजेस्ट किया है कि हम सूरन, अदरक, हल्दी, टर्मरिक वगैरह साथ में लगा सकते हैं। हाँ सर जी। लेकिन उसे अगर निकालेंगे, क्योंकि सारे ट्यूबरस हैं, तो क्या रूट लूज नहीं हो जाएगा जो मेन हमारा बनाना है? जहाँ पर ये क्रॉप्स लगते हैं ना, जहां पर भी आप ये लगाते हैं उसी लाइन में वो नहीं होता है। और वो बहुत ध्यान से निकालना होता है, उसके उनको हार्वेस्टिंग करने के लेबर भी अलग रहते हैं, उनको पता रहता है कैसे हार्वेस्ट करना होता है। ओके सर। तो कोई नहीं, हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है, साउथ गुजरात के अंदर बहुत कॉमन है, ये सारे के सारे क्रॉप्स सब लगाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सर एक्चुअली हम लोग नॉर्थ इंडिया से, मैं नॉर्थ इंडिया से मैं बिलोंग मैं करती मैं हूँ, तो तो आपको उस प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि भले नॉर्थ हो या साउथ हो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। आपकी अगर सॉइल उसके लायक है तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने हमारे यहाँ पे अलग अलग सॉइल्स के अंदर मैंने देखा है, लोग करते हैं, किसी जी। को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके सर, थैंक यू। आप ट्राई कर सकते हैं। ये ओके। ओप्पो A3, उनको अनम्यूट करिए ब्रिजेश, ओप्पो A37F को। हाँ, हेलो। आप अनम्यूट कर दिया सर, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर जी।
राहुल जी बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। जो हम हल्दी लगा रहे हैं तो वो फर्टिलाइजर ज्यादा फिर देना पड़ेगा ना? केले का तो अलग शेड्यूल होता है और कुछ अलग क्रॉप लगा रहे। बहुत ज्यादा हल्दी क्या क्या बोलते हैं खींचने वाला क्रॉप नहीं है। थोड़ा सा नाइट्रोजन, थोड़ा सा पोटेशियम ज्यादा दे दो। ज्यादा वो आपके, अगर आप कम दे रहे हो तो आपका प्लांट बोलता है कि आपके प्लांट पे कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसकी बहुत चिंता मत करो। हल्दी की वजह से कभी भी प्रोडक्शन केले का डाउन हुआ ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। ओके, ऐसा। ये रेडमी आप पूछ लीजिए। रेडमी, जो रेडमी है, आप आपने हाथ। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये सकर्स का जैसे एज ज्यादा है, जैसे हम नया कम एज का शक्कर लेंगे और कोई बड़ा जिसको एक दो बार काटा है प्लांट्स को, ऐसा शक्कर्स लेंगे तो उसमें फ्रूट बंच में आने में, कातरा आने में फेरफार में मतलब क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा वो जानना था। क्या रहता है कि नंबर ऑफ लीव्स के ऊपर उसका रहता है पूरा का पूरा। अगर आपने बड़ा शक्कर लिया, अगर आपने 500 ग्राम या 1 किलो वाला शक्कर लिया तो उसमें उतने लीव्स आ चुके हैं। क्योंकि शक्कर कैसा रहता है, शक्कर स्टेम का एक पार्ट रहता है। स्टेम को सूडो स्टेम कहा जाता है, स्टेम नहीं कहा जाता। केले के अंदर स्टेम को सूडो स्टेम कहा जाता है। एक्चुअली वो स्टेम नहीं होता है, वो लीफ का ही एक्सटेंशन होता है। तो जितना बड़ा आपने शक्कर लिया है उतने लीफ वो आ चुके हैं, बराबर। तो उतना उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट का चांस कम मिलेगा। और उतना उतना आप फर्टिलाइजर का शेड्यूल भी आप नहीं दे पाएंगे। तो जितना बड़ा शक्कर लोगे उतना आपका बंच की साइज छोटे आने के चांसेस हैं। नॉर्मली 250 से 300 ग्राम वाला शक्कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। बराबर। ओके, थैंक यू। ये अपना क्वेश्चन आंसर का टाइम है। आपके मन में आज के वाले पार्ट में या कल वाले पार्ट में कुछ भी आया है तो पूछ सकते हैं। ब्रिजेश, सबको जरा अनम्यूट कर दो। अभी किसी को पूछना है तो एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। हेलो। यस, राहुल जी बोलिए। वो बैक्टीरियल आपने बोला, बैक्टीरियल ब्लाइट और वो कॉलर रोट, उसमें डिफरेंस क्या दिखता है? वो तो एक जैसा ही लगता है। नहीं, सेम ही दिखता है। फर्क ये दिखता है कि बैक्टीरिया, जब फंगस होता है ना, फंगस की कभी भी स्मेल नहीं होती। फंगस को आप स्मेल करोगे ना तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी गंदी। और अगर बैक्टीरियल है तो आप उसको सूंघोगे तो बहुत गंदी सी सड़ी हुई स्मेल आएगी। ओके। मैं हमेशा कई बार मेन जो आप रूट्स को स्मेल करके देखिए, तो स्मेल करने से अपने को ये मालूम पड़ जाता है कि हमें क्या, कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। ओके। और जो ऊपर का टोच का पन्ना पन्ना आता है ना, वो पहले सूख जाता है, तो उसका वो कौन से हिसाब से होता होगा? वो कई बार ईयड़ भी लग जाती है उसके अंदर, अपना इल्ली भी लग नहीं नहीं, ईयर की वजह से नहीं, वो ये ब्राउन रिंग होती है ना, उस टाइम ही सूखता है ज्यादा, तो उसी हिसाब से फूल में कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। पार्ट को आप स्मेल करिए। अगर वो हेलो। गंदी स्मेल आ रही है तो बैक्टीरिया की वजह से, अगर गंदी स्मेल नहीं आ रही है तो फंगस की वजह से। ओके। Sir, after harvest, can we use the old plant as mulch? Yes, you can use. आप यूज कर सकते हैं ओल्ड प्लांट अपने मल्च, और नॉर्मली उसको खेतों में डाल दिया जाता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप रटून क्रॉप रख रहे हैं तो सिर्फ पत्ते को काटिए, पत्ते को ही स्प्रेड करिए, पत्ते का ही मल्च करिए। उसका जो सूडो स्टेम है उसको ही रहने दीजिए। और अगर आपके में वायरस लगा हुआ है, पंची टॉप है, तो अगर कोई काम में नहीं लगे तो ऊपर तो नहीं आता है। आपको बोल रहे हैं हैं फिर कोई बॉलीवुड का देख किया है का? आवाज नहीं आ रही है। एक दो फीट के प्लांट में लीफ ओपनिंग का प्रॉब्लम आ रहने का क्या कारण है? 1-2 फीट के प्लांट में लीफ ओपनिंग होने का मेजर रीजन है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। आपने फॉस्फोरस कम दिया है, फॉस्फोरस अपटेक नहीं हो रहा है। आप फॉस्फोरस डालिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का ड्रेंचिंग करिए, आपका लीफ यूं करके बाहर निकल आएगा। सर, डू यू नो एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटरेस्टेड इन बाइंग बनाना फाइबर? यस, हमारे यहाँ पे ही सूरत के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो बनाना फाइबर को बहुत बड़े स्केल पर खरीदती है।
आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उनके साथ संपर्क करा डालूंगा। आपको बनाना फाइबर बनाने का यूनिट अपने वहां पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि शकर्स से बनाना फाइबर वहीं बनता है। आप बनाना फाइबर को यहाँ बेच सकते हो, बहुत बड़ी मार्केट है। सर व्हाट काइंड ऑफ कंसल्टेंसी यू गिव, इट इज एंड टू एंड। सर मैं साउथ गुजरात के अंदर तो फिजिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अगर आपको जैसे मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत है तो आप मुझे फोटोग्राफ भेज सकते हैं। 2 महीने तक तो मैं इस ग्रुप के अंदर हर किसी सवाल का जवाब भी देने वाला हूँ, मैंने आपको कमिट किया हुआ है। बाद में आपको चाहिए रहेगी तो अपने म्यूचुअली 1-to-1 बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा इक्विप कर दूंगा, आपको सारे टूल्स दे दूंगा। आपको मैं अभी ग्रुप के अंदर शेड्यूल डाल दूंगा जो मैंने बना रखा है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपको मेरी कंसल्टेंसी की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और आपने अगर ये मेरा प्रोग्राम अच्छी तरह समझ लिया है तो बहुत मतलब कम जरूरत पड़ेगी। फिर भी आपको जरूरत पड़ी है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इज एनी ट्रीटमेंट ऑफ रटून इज नेसेसरी? मैंने पहले भी बोला था, वो रटून ने पूरा कवर किया है। रटून के अंदर फंगस का प्रॉब्लम बहुत सीवियर आता है और नेमेटोड्स का प्रॉब्लम बहुत सीवियर आता है, तो आपको रटून के अंदर शुरुआत में फंगस और नेमेटोड्स की ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। साथ में क्लोरोपाइरीफॉस भी ले लेना चाहिए ताकि कोई कीड़ा ना आए। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको बिवेरिया बासियाना या फिर मेटारिज्म ले लेना चाहिए। प्लस आपको रूट जोन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। रटून के अंदर क्या होता है कि कई बार सड़ गए होते हैं तो रूट आते नहीं है, तो रूट अच्छी तरह बने वो करिए। रटून रखते ही हमें उसे फर्टिलाइजर देना चाहिए, ग्रेन्युलेटेड फर्टिलाइजर देना चाहिए ताकि रटून की ग्रोथ अच्छी हो। ये सब अगर आप देते हैं तो आपका रटून क्रॉप बहुत अच्छा बनेगा। सर 2 दिन के प्रोग्राम का वीडियो मिलेगा नहीं? आप आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आप मुझे भेजिए। आपका कुछ भी मिस हो गया हो मैं आपको वहां पे शेयर करूंगा, आप कुछ मिस नहीं करेंगे, डोंट वरी। आपको आपका हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, आप देख लेना ग्रुप के अंदर। मैं जैसे अभी दे रहा हूं वैसे ही दूंगा। ब्रिजेश सबको अनम्यूट कर दो, किसी को और पूछना हो तो पूछ सकता है। सबको अनम्यूट कर दो अगर आप। सर वही थैंक यू केवू तुमने। यस रुपेन भाई। I am so encouraged. Actually, I'm not farming banana, but this your lectures encourage me at least to go for banana. Profitable crop available. Oh yes, sir. Just to thank you only. I have no questions. लो रिस्क वाला क्रॉप है, इससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप जैसे ये भी है, पपाया भी है, बहुत प्रॉफिटेबल है लेकिन बहुत रिस्की क्रॉप है। In fact, I have exported banana, green banana, to Kuwait. Sir, usually we take one routine. Should we take more? आप कर सकते हैं अनूप जी, आप आराम से 2 रटून ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप रटून लेते टाइम चेक करिए कि आपके प्लांट हेल्दी है। Any plant supplier in Assam, if you know, second, how can we get your product? आप आसाम में तो नहीं मुझे पता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो टिश्यू कल्चर करती हैं, वो आपको सबसे नजदीक रहेगा। वहां से आप आराम से बनाना टिश्यू कल्चर प्लांट ले सकते हैं, वहां से आप सकर्स भी ले सकते हैं अगर आपको टिश्यू नहीं मिलता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो हमारा बहुत सारे कुरियर पार्टनर के साथ टाई अप भी है, तो वो आपको आराम से डिलीवर कर देते हैं। दूसरा, अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो हम ट्रांसपोर्ट में भी माल बुक कर डालते हैं, आपको माल मिल जाएगा। आपको हमारे माल की चिंता नहीं करना, खाली कहाँ तक मतलब क्या एक सेंटर तक हमारा मटेरियल पहुंच जाता है और आपको हमारा मटेरियल मिल जाएगा, डोंट वरी। और भी किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ये मेरा वेबिनार नहीं था इसलिए मैंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करी है। आप मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में कैन स्टीविया बी ग्रोन अलोंग विद बनाना एज को प्लांटेशन? किरण जी मुझे पता नहीं है, मेरे हिसाब से स्टीविया इज द लीफ प्लांट। तो क्या रहेगा अगर बनाना बड़ा हो जाएगा तो वो अगर कम सनलाइट में अगर स्टीविया हो सकता है तो वो कोएग्जिस्ट करेगा। अगर स्टीविया को लाइट की जरूरत है वो आप जान लीजिए, मैंने कभी देखा नहीं है कि हमारे स्टीविया इज लाइक तुलसी प्लांट। तो जितनी तुलसी को लाइट चाहिए होती है, तुलसी को थोड़ा चाहिए होता है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है। तो मुझे लगता है और देखा है मैंने, क्या रहता है कि सनलाइट को एक समय के बाद 90 के बाद में 120 दिन के बाद में केला इतना बड़ा हो जाता है कि उसके नीचे कुछ भी होता है ना, वीड्स मरना शुरू हो जाते हैं। वीड्स मरते नहीं, वीड्स सूख जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। ओके सर। तो वीड्स ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो स्टीविया कैसे आगे बढ़ेगा? जी जी।
आई डाउट, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। आप छोटे से, हमेशा मैं किसानों को बोलता हूँ कि क्या करना चाहिए कि कुछ भी हमारे दिमाग में आइडिया आए, कुछ भी आए, हमें 10% एरिया, 5% एरिया में वो ट्राई कर लेना चाहिए। हमें लगता है कि हम ये क्रॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपनी टोटल जमीन में 5% एरिया में वो ट्राई करके देखिए, पूरे एरिया में मत करिए। तो क्या है कि R&D करने का काम किसान का ही है, क्योंकि हर बार यूनिवर्सिटी जो बोलेगी या वो कर सकते हैं, अगर वो प्रूवन बातें हो जाती है, लेकिन आपके मन में कुछ भी नहीं बात आ रही है, सिर्फ 5% एरिया में ट्राई करिए। 5% एरिया में ट्राई करेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको आपको अपनी जमीन के बारे में, अपने एरिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके सर। हेलो। हाँ जी रावल जी बोलिए। हेलो, बोलिए रावल जी। हम डीएपी के साथ ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं सर? साथ में मिक्स करके मत दीजिए, डीएपी डाल दीजिए, उसके बाद में ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग कर लीजिए। वैसे वो खड्डे में हमने डीएपी डाला समझो, और फिर प्लांट लगा दिया, तो कितने दिन बाद हम ऊपर ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं? सर आप तुरंत सेम डे भी दे सकते हैं, सेम डे, नो प्रॉब्लम। मैं इसका मैं जवाब इस तरह से देता हूँ कई बार। अभी आपके जमीन, मैंने इतने सारे फंगस और वो बताए आपको, फंगस और बैक्टीरिया बताए, इतने सारे मैंने आपको जो बताए, तो अगर आप इतने सारे फंगस दे देते हैं, क्या आपके खेत में फंगस लग गया, तो अगर आप फर्टिलाइजर दोगे तो फंगस कंट्रोल हो जाएगा? नहीं। तो अगर आपने फर्टिलाइजर देने से कोई भी फंगस नहीं मर रहा है, तो ट्राइकोडर्मा भी एक तरह का फंगस ही है। तो ट्राइकोडर्मा भी नॉर्मली फर्टिलाइजर के संपर्क में आने से नहीं मरता है। ये कंपनी ने मिसकंसेप्शन दिया कि हम बोलते हैं अलग अलग यूज करो, क्योंकि पीएच का असर रहता है। जो भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट रहते हैं उनका पीएच का असर रहता है, बाकी वो कभी मारता नहीं है किसी को भी। ओके। तो खड्डे में डीएपी डालेंगे तो कोई प्लांट को कोई डैमेज तो नहीं होगा ना? नहीं, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कैसे आपको करना चाहिए। आपने बड़ा कर दिया, बड़ा खड्डे के अंदर आप सबसे नीचे आप सबसे नीचे मिट्टी डालते हैं, मिट्टी के ऊपर आप ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे हो तो ऑर्गेनिक मैन्योर, और उसके नीचे डीएपी डालो, उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैन्योर डालो, फिर प्लांट रखो। प्लांट के डायरेक्ट तुम्हारा नंबर आएगा तब बताना। प्लांट के डायरेक्ट संपर्क में डीएपी नहीं आना चाहिए। देखते रहो क्या बोल रही है मैडम। ओके। ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या डाल सकते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर आप जो कुछ लेना वही क्वेश्चन डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, ग्रैन्युलेटेड फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं जो ऑर्गेनिक अवेलेबल है बाजार में। ओके। जिसको हम गोबर खाद बोलते हैं, गोबर खाद। बट की गोस में पीलो 3-4 टन सके क्यों न हो थोड़ा बड़ को संगत नहीं सके। जियो मीट डाउनलोड की। हेलो, उसी से करना चाहिए। जियो मीट अब सब इंडियन नेट जब है स्कैनर पे सब चीजें का बात मत करिए, सब अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं होता है तो मैं आज का सेशन और अपना करना चाहूंगा। मैं आपके लिए तो खूब खूब आभार मानना चाहूंगा कि आपने पहले पेड बनाना का जो फर्स्ट मेरा पेड वेबिनार था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारे पे विश्वास रखा कि आपको क्वालिटी मिलेगी, और मैंने अपना बेस्ट देने की ट्राई की है। शायद कोई मेरी बातें होंगी जिसमें आपका और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो आप मैंने जो बात करी है उसको छोटे से एरिया में ट्राई करके देखना। शायद आप जो मानते होंगे वो बड़े स्केल पर आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरी वाली बात को छोटे से एरिया में पक्का ट्राई करके देखना। आपको आइडिया आएगा कि मेरी बातें कितनी सही हैं, गलत है। मुझे 21 साल कंप्लीट होने वाले हैं अगले हफ्ते, 22वां साल एंटर होने वाला है मुझे केले की खेती के साथ काम करते करते। बहुत सारे किसानों के साथ मैंने बहुत सारा काम किया, 1000 से ज्यादा किसानों के साथ काम किया है। रोज फील्ड में जाता हूं, मैं रोज फील्ड में जाता हूं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, उसको ही मैंने आपको देने की कोशिश की है। कुछ थियरी भी कन्वर्ट करी है। आप सबके लिए मैं अवेलेबल हूं। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहीं पर and we are closing the webinar here. Thank you everyone. Thank you.